यस गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? क्या जल्दी से बताइएगा प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चैट काहे रुक गई है भैया? इतने दिनों बाद में तुमसे मिले और चैट ही रुक गई, ये नहीं अच्छा लगा। चलिए जी, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी लोगों को मैं अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं। यस, थैंक यू सो मच। आ जाइए, आ जाइए और छा जाइए, ठीक है। आवाज आ रही होगी, मुझे ये बात पता चल गई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर। टुडे इज लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है जी, ठीक है। परंतु सर लेक्चर 1 और 2 कहां चले गए? तो लेक्चर 1 और 2 जो है वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आए थे। रिकॉर्डेड फॉर्म में पीएनसी का रिवीजन। कुछ बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े, थोड़े मासूम बच्चे हैं और क्या है, मिलना हो नहीं पाता, तो उनको ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड सर ये तो पिछले साल का है सर, हमें पिछले साल के लेक्चर चिपका दिए सर, ये हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ सर। तो मैंने 2-4 छोटे छोटे सवाल रिवर्स में पूछे। मैंने क्या क्या आज से पहले कोई किसी भी चैप्टर, ऐसे तो सारे रिकॉर्डेड पढ़े हैं, मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो क्यों नहीं डाले भैया रिकॉर्डेड। अच्छा, दूसरा कि ये दो आपको ना रिवीजन करवानी थी, आपको ना रिवीजन करवानी थी पीएनसी की। दैट इज ऑप्शनल, मतलब आप लोग डिमांड करते हैं, हम लोग करवाते हैं। दैट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि कहानी स्टार्ट होनी थी प्रोबेबिलिटी से। ये मैं उन लोगों के लिए वचन बोल रहा हूं जो थोड़े से नेता बन जाते हैं कई बार, या भोले बच्चे भी पूछ लेते हैं, बोले सर रिकॉर्डेड कैसे। तो देखो, संजोग कुछ ऐसा बैठा कि मुझे जाना था छुट्टी पर 2 दिन, और वो 2 दिन वेस्ट करता तो हमारा सिलेबस एक्सटेंड होता, फिर रिवीजन डिले होता। तो मैंने पिछले साल रिवीजन करवाई था पीएनसी का लक्ष्य में, वही लेक्चर्स आपको दिए गए। हाँ जी, पुराने लेक्चर्स थे वो 2 रिवीजन के। इनफैक्ट वहां पर करवाया था 3 लेक्चर्स में, उनके 2 बनाए और आपको दिए। मेरी ख्याल से समझे कि नहीं समझे? आया ना? अब मुझे ये बताओ कितने लोगों ने वो दोनों रिवीजन वाले लेक्चर्स देख लिया? आपकी चैट चल चुकी है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। थम्स अप भेजिएगा सभी लोग, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ अब एकदम सेट हो गया काम, ठीक है। हाँ या ना? आज शाम, आज मजा आएगा, बहुत बढ़िया। आज शाम मैथमेटिक्स के नाम, मैथमेटिक्स के नाम, यस। कितने लोगों ने देख लिया? बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल आपको देखना चाहिए, बिकॉज पीएनसी का यूज होगा आज, फिर आप मत घबराइएगा, यूज अगर होगा तो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाया गया। आपने किसी कारणवश नहीं देखा है तो देख लेना, अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्राउड ऑफ यू। चैट फिर से रुक गई, चल रही है चल रही है चल रही है, बहुत बढ़िया। मजा आया आपको वो लेक्चर्स देखने में? मजा आया? पीएनसी रिवीजन करने में मजा आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जी, क्या हम प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कर चुके हैं या कर सकते हैं? लेक्चर नंबर 3 है, बट दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे और बहुत आगे तक चलेंगे, समझ में आया? और आज की शाम मैथमेटिक्स के नाम। देखो कितने बढ़िया संजोग बैठ रहे हैं कि अपने को लेक्चर्स की जरूरत भी थी, मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ता, और उधर से कोई एक लेक्चर कैंसिल हो गया तो मैंने हथिया लिया। वाह सर, कितने ज्यादा हथियाई किस्म के लोग हो आप। मैं कहा सॉरी। आ जाइए, कमेंट में मजा नहीं आ रहा है, स्पीड बढ़ाइए प्लीज। आज हम बात करने वाले हैं जनरल टर्मिनोलॉजी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, बारीक से जानेंगे प्रोबेबिलिटी को कि क्या है प्रोबेबिलिटी। घबराइएगा नहीं, हम भी 2 लेक्चर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। एक लेक्चर हम लोग 6 बजे खत्म करेंगे, फिर 6:30 बजे से दूसरा स्टार्ट करेंगे प्लीज, ठीक है। आरजे सर, आरजे सर क्या? है इनजस्टिस, जस्टिस फॉर आरजे सर क्या होगा भाई? क्या होगा आरजे सर क्या, जल्दी बताओ। आरजे सर लेने वाले थे। वो तो भैया जो पहले रुमाल रखेगा सीट उसकी, तो पहले बोलना चाहिए था ना उनको। यस, समझ में आया? हाँ, कोई बात नहीं।
और वैसे भी भैया उनका सिलेबस आगे चल रहा है, समझ में आया? वो तो बोल रहे थे आज अगर मुझे लेक्चर मिल जाए तो मैं आज ही खत्म कर दूं। मैं कहा भाई रुक जाओ ऐसे कैसे? इकट्ठा जब स्टार्ट किया था तो नारियल फोड़ेंगे भी इकट्ठा। हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ 10 तारीख तक, तुम आज ही खत्म कर दोगे। फिर थोड़ा समझाया, बोतल में उतारा उनको, मुश्किल हो रही थी बोतल में डालने पर, उतार दिया पूरा। यस और नो? वेरी गुड। पहले उन्होंने बोला था अबे तुम ज्यादा बीच में नेता ना बनो, ठीक है? लेक्चर अब मैंने हथिया लिया है तो यस प्लीज, यस पीस, लेट्स पीस। आ जाओ। जनरल टर्मिनोलॉजी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, ठीक है? आ जाइए। आपको एक बात जानकर बड़ी अच्छी लगेगी, प्रोबेबिलिटी हम लोग जो है, अब चलो पढ़ाई की बात करते हैं और पढ़ाई में ही मजे की बातें करते जाएंगे, घबराइएगा नहीं। लोल, जस्टिस, चोर, पहले बोला था। अबे भैया क्या यार, व्हाट इज दिस? ठीक है। आजा भाई, अब पढ़ाई स्टार्ट कर लें प्लीज। ओ भाई, वरना पता चला कि मुझे इसकी जगह आरजी सर का कल वाला लेक्चर और लेना पड़ जाए। तुम लोग बहुत टाइम पास कर रहे हो आजकल, बिल्कुल जमेगा नहीं। जनरल टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो ध्यान सुनिएगा प्लीज। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम के होने के चांसेस। हाँ, क्या चांस थे कि आज ये वाला लेक्चर आरजी सर को मिलता? सर जीरो हो गए, वो तो इम्पॉसिबल इवेंट बना दिया आपने। यस, मेरी बात ध्यान सुनना। सर प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट की थी, क्लास 10th में भी पढ़ाई जाती है थोड़ी बहुत। पत्तों वाली प्रॉपर्टी है ना, डाइस वाली प्रॉपर्टी, कॉइन वाली प्रॉपर्टी। यस, और प्रोबेबिलिटी, ढंग से बोलना स्टार्ट करता हूं। प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बोले जा रहा हूं। तो हमने 10th में भी पढ़ी, फिर हमने 11th में आके भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी, समझ में आया? बट सर एक ईमानदारी की बात बताते हैं, ज्यादा ना वहां पे चीजें जमी नहीं। मैंने कहा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड खतरनाक चैप्टर। खतरनाक का कारण मैं बताता हूं कि आपको थोड़े अपने सेंसेस में रहकर जवाब देना होता है। वरना सर हर सवाल का जवाब हम बोल देते हैं हाफ हो गए। कैसे? बोले ये काम या तो होगा या नहीं होगा, होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ना होने की हाफ, एवरी क्वेश्चन बात एकदम साफ, आंसर इज हाफ। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, ठीक है? हाँ है ना, ऐसे नहीं होता है जी, बिल्कुल। एक लिख रहा है सट्टे वाला चैप्टर। यस बेटा, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी सीखकर हम सीधा कैसीनो रॉयल जाएंगे और वहां से करोड़पति बन जाएंगे। नहीं बेटा, वहां पे अंदर घुसोगे ना तो मुस्टंडा खड़ा होता है एक। वो हो सकता है पहले तो आपको वहीं रिजेक्ट कर दे, बोले किधर चल पड़े हो, बोले मुझे प्रोबेबिलिटी आती है। तो वापस पता चला जो लेके गया था ना अठन्नी चवन्नी, वो भी दे के आनी पड़े, ठीक है? तो इसका रियल लाइफ में यूज जो है ये बहुत है। कहां कहां यूज होता है वो भी आप समझ जाएंगे। बट आप इसको पहले थ्योरेटिकली समझने की कोशिश कीजिए, जो जेई मेंस और एडवांस वाले पूछते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं और बात समझ में भी आएगी, बिकॉज बड़े ही जोरदार टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आएंगे नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक लिख रहा है सर का एक्सपीरियंस। यस बेटा, टीचिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग एक्सपीरियंस। तो जो मैंने गलती की वो बिल्कुल मत करना, समझ में आया? हाँ, आ जाइए स्टार्ट करें। जनरल टर्मिनोलॉजी क्या है? फर्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम क्या करते हैं, किसी भी, ध्यान सुनते जाना आराम आराम से, मजा आएगा तुम्हें, मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी सीख जाओगे। और प्रोबेबिलिटी में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, कि आपका या फिर सही जवाब क्या है वो तो हम जानते ही जानते हैं, बट सर हमारे वाला जवाब में क्या गलती है वो तो बताओ। तो डिटेल्ड में समझते हुए चलेंगे आगे। प्लीज बांध के रखिएगा सारे धागे और अपने मन को कह दो कि कहीं ना भागे। समझ में आया? और क्योंकि मजा आने वाला है आगे। चलिए आजी, बस सस्ती शायरी ओपी। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम सवाल स्टार्ट होने से पहले करते हैं, जिसमें हम इवेंट्स को डिफाइन करते हैं और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है रैंडम वर्ड यूज किया जाता है जिसकी आउटकम हमें पता हो कि क्या आ सकती है, परंतु अभी क्या आएगी वो नहीं पता। जैसे मान लो आप एक डाइस उछालते हो, लूडो वाला डाइस उछालते हो, तो वी नो कि 1 से लेके 6 तक नंबर आएंगे, बट जब उछाल के अब गिरा है तो अब क्या आएगा वो हमें नहीं पता। तो दिस इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट।
द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज अननोन, बट आउटकम ओवरऑल पता हो कि क्या क्या आ सकती है, इस बार क्या आएगी वो ना पता हो, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही। थ्रोइंग ए डाइस, कुछ बचपन की यादें भी ताजा करते जाओ। थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को फेंकना, डाइस उसको बोलते हैं लूडो वाले को। टॉसिंग ए कॉइन, ड्रॉइंग ए कार्ड, कार्ड बनाना, अबे कार्ड पे ड्राइंग बनाना वो नहीं, एक कार्ड को पत्तों से निकालना, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे। ऑब्वियसली सर पत्ता अगर आप किसी गड्डी में से निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे बिच्छू तो निकलेगा नहीं, पत्ता हमें पता है कि पत्ता ही निकलेगा, और उसकी हमें डेजिग्नेशन भी कि कौन कौन से निकल सकते हैं। बट रैंडम का मतलब है कि अभी हमें ये नहीं पता कि अब कौन सा निकलेगा। समझे कि नहीं समझे? यस, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाइए। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जब आप एक एक्सपेरिमेंट बताते हो तो उसकी सारी पॉसिबल, जो आपने बोला ना कि एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसकी सारी पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बना दीजिए, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कुछ लोग प्रिंटिंग मिस्टेक चिल्ला रहे हैं, तो ठीक है भाई, जिसकी जैसी सोच आज से बिल्ड होगा, और इनफैक्ट आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ के निकलेंगे। आ जाइए, है ना? ठीक है, आ जाइए। तो जैसे मान लो आपने बोला थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है, या थ्रो ए डाइस, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो मैंने कहा आउटकम का सैंपल स्पेस, मतलब आउटकम का एक सेट बना दो, जिस सेट को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा सैंपल स्पेस। क्या होता है जी? सैंपल स्पेस। क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब आप एक डाइस फेंकते हो, एक लूडो फेंकते हो, तो उस पर सर या तो नंबर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6। तो ये जो आपने लिखा है, ये इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हो गया। जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका हमने सेट बना दिया। कोई दिक्कत है ना? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया सर, बिल्कुल सही। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये इसका सैंपल स्पेस। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? ये सब बातें आपने 10th में भी सुनी, 11th में भी सुनी, अब दोबारा सुनाई जा रही है, तो फटाफट सुनते हैं। इवेंट क्या होता है सर? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। टेक्निकली मैथमेटिकली डिफाइन करोगे तो इसका कोई भी सबसेट, या फिर अगर सरल भाषा में बोला जाए तो इवेंट एक ऐसी फिनोमिना है, या फिर इवेंट वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि भैया एक्सपेरिमेंट तो हो गया, हमने एक डाइस थ्रो किया, अब जैसे इसमें वो एक इवेंट डिफाइन करेगा, मान लो इवेंट को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, गेटिंग ए प्राइम नंबर, जैसे उसने ये इवेंट डिफाइन की। अब ये सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कैसे है वो समझा रहा हूं। तो एक बात बता, जब आप डाइस फेंकते हो तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं सर? 2, 3 एंड 5। ठीक है, 2, 3 एंड 5, ये होगी हमारे पास इवेंट ई गेटिंग ए प्राइम नंबर। क्या ये वाला जो है, ये सेट, क्या ये इसका सबसेट है? तो आंसर इज सर यस, ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है, और आप बोल सकते हो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है ना? युवराज तिवारी करके एक इंसान बार बार डेट पूछ रहा है, जेई मेंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट्स ऑफ जेई मेंस। सवाल ही गलत है। अगर बैच मैनेजर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ब्लॉक कर दीजिए। यस, बाकी लोग सामने देखो, जो भी बच्चा नॉन सीरियस होकर पढ़ाई करेगा ब्लॉक हो जाएगा बेटा। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? प्रोबेबिलिटी तो पूछी नहीं बेटा अभी मैंने तो इवेंट डिफाइन किया। तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, इवेंट हो गया। अच्छा, इवेंट में भी 2 टाइप की होती है, नाम है फटाफट सुन लेते हैं। सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट, या फिर मिक्स्ड इवेंट। सिंपल इवेंट उसको बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट आए, जैसे आपने यहां पर लिखा, इस इवेंट में यहां पर इसका सेट बनाया तो कितने एलिमेंट्स आए? 3। अगर आप कोई ऐसा, जैसे मान लो थ्रोइंग ए डाइस, और मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूं गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 6, तो गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 6 अगर आपकी इवेंट है तो उसके फेवर में या उसको सपोर्ट करने वाला एक ही आउटकम है, दैट इज 6, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंगलटन सेट वाली इवेंट, सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, और एक से ज्यादा आपके पास ये आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? एक से ज्यादा अगर आपके पास आउटकम फेवर कर रही हो तो उसको हम कंपाउंड इवेंट या फिर मिक्स्ड इवेंट बोलते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए सर एक और चीज छोटी सी बता दूं, सर ये वाले जो है ना, इनको हम आउटकम्स भी बोलते हैं। समझ में? इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आउटकम्स भी बोलते हैं, और इनका एक टेक्निकल नाम भी है, ध्यान सुनिएगा प्लीज,
और इनको हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आउटकम्स भी बोलते हैं और इनको हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आउटकम्स या फिर सैंपल पॉइंट्स। क्लियर है? एक बार CLR लिख के भेजेंगे सभी लोग। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप आगे चलेंगे। एक बार देखना जरा। ठीक है, अब जो है हमारे पास वो क्या है? टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, किन इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली बोलते हैं? हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस, जिनके होने के चांसेस बराबर हों। मतलब उन इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली बोलते हैं, जैसे मान लो 2 इवेंट्स की बात कर रहा हूं, इसको हम इक्वली लाइकली तब बोलेंगे दोनों को जब हमारे पास कोई कारण ना हो, जब ये बोले कि ये वाली इवेंट ज्यादा होगी और ये इवेंट कम होगी। समझ में आया? ये वाली इवेंट ज्यादा होगी या ज्यादा बार होगी और ये वाली इवेंट कम बार होगी। तो अगर ऐसा है तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। दोनों के होने के चांसेस बराबर हों, हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। जिनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? बराबर, उन इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बोल रहा है मे आई कम इन सर? यस बेटा, यू कैन कम इन। कम इन एक साथ पढ़े तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड बन जाता है, बट कोई बात नहीं, कम इन। ठीक है, आजा आजा बेटा आजा। हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस, जिसमें चांसेस बराबर हो ऑकरेंस के, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इक्वली लाइकली। अब ये जो तीनों टर्म्स है ध्यान समझना, बिकॉज ये बहुत सारी बार यूज होंगी। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट एंड इनकम्पेटिबल इवेंट्स। तीनों नाम सेम ही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दो या फिर आप डिसजॉइंट बोल दो या फिर इनकम्पेटिबल इवेंट्स बोल दो। सिंपल सी बात ध्यान सुनना। हाँ, इवेंट्स हु साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल, ऐसी 2 इवेंट जो एक साथ ना हो सके। मतलब आपने 2 इवेंट्स E1 और E2 को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलोगे दैट इज जब उनका इंटरसेक्शन क्या है? फाई, उनमें नथिंग कॉमन हो। समझ में आएगी नहीं समझ में? नथिंग क्या हो? कॉमन। एग्जांपल अभी आपके लिए तैयार है, थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें लीजिए। तो इनकम्पेटिबल या डिसजॉइंट इवेंट्स किसको बोलेंगे? जिनका एक साथ अकरेंस पॉसिबल ना हो। अब आता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव किसको बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बहुत बढ़िया, इवेंट्स, यहां पे टी भी है, ध्यान रखना। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको बोलते हैं? इवेंट्स हुज यूनियन इज सैंपल स्पेस। आपने 2 इवेंट्स निकाली और उनका यूनियन लिया और वो यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ गया इफ, ठीक है, इफ E1 union E2 is equal to sample space, that implies E1 and E2 are mutually exhaustive. Mutually exhaustive, समझ में आया? मतलब E1 और E2 के सारे आउटकम्स को मिला दे तो सैंपल स्पेस तैयार हो जाएगा। तो यहां पर मैंने 3 बातें बोली है मित्रों। वाह सर, मित्रों भी छोड़ दो। 3 बातें बोली है बच्चों। क्या? इक्वली लाइकली, जिन 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर हो या जिनके होने के चांसेस एक के ज्यादा ना हो एक के कम ना हो, बराबर चांसेस हो, उनको हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। सेकंड इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो एक साथ कभी नहीं हो सकती। दूसरा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, जो 2 इवेंट्स का अगर हम यूनियन लें तो सैंपल स्पेस तैयार हो जाए, उनको हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोलते हैं। आ जाइए, जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि बेसिक टर्मिनोलॉजी की बेसिक मीनिंग हमारे दिमाग में फिट हो जाए। मैंने कहा पढ़ो जरा। ए डाइस इज रोल्ड, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। ए डाइस को है हमने रोल किया, समझ में आया? डाइस को हमने फेंका, लुढ़का दिया, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है ना? ध्यान सुनिएगा प्लीज, ये हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपसे सैंपल स्पेस जानना चाह रहा हूं। ऑब्वियसली सर वापस से 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। आउटकम इज इन, ये यहां पे इवेंट्स डिफाइन की गई है, दीज ऑल आर इवेंट्स। ये क्या डिफाइन की गई है बेटा? इवेंट्स डिफाइन की गई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है सर बहुत अच्छे से। ये क्या है हमारे पास सर? ये इवेंट्स है। जो इवन है वो क्या बोल रहा है? आउटकम इज एन ऑड नंबर। अगर आउटकम ऑड नंबर आए तो इवेंट इवन हो रही है,
ऑड नंबर कौन कौन से हैं सर इसमें से? 1 3 5, यही है। ऑब्वियसली जो भी इवेंट लिखोगे वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, इसी में से ही आपको ऑड नंबर ढूंढने हैं। आउटकम इज एन इवन नंबर सर, 2 4 6, उड़ी भावा। आउटकम इज ए मल्टीपल ऑफ 5 सर, ओनली 5। इसको आप सिंपल इवेंट भी बोल सकते हो। ये और ये दोनों कंपाउंड इवेंट या फिर मिक्स्ड इवेंट कहलाएगी, बिकॉज इसके सेट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं और जिसके सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। आउटकम इज ए मल्टीपल ऑफ 7। कछु नहीं है सर, एक भी नहीं है। आउटकम इज लेस देन 7, लियो सर, ठीक है ना। अब मैं आपसे 2-3 चीजें छोटी छोटी पूछता हूं। फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू आस्क इज वेरी इजी। पहले वाली चीज की अगर मैं बात करूं, इनमें से कौन सी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो दो इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकती? अगर आप बेसिक एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप E1 और E2 का इंटरसेक्शन निकालो। क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? तो आंसर इज सर नो। तो E1 इंटरसेक्शन E2 5 आ रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हो E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती। सत्य वचन सर, एकदम सत्य वचन। जब आप डाइस फेंकते हो, E1 तो बोल रही है कि आउटकम ऑड नंबर आए, E2 बोल रहा है इवन नंबर आए, तो जब डाइस फेंकोगे तो वो ऑड नंबर या इवन नंबर दोनों एक साथ हो सकता है? तो आंसर इज नो। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5, ठीक है। E1 और E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों एक साथ हो सकती हैं, क्योंकि आपने एक डाइस फेंका, 5 आया, तो वो ऑड नंबर भी है और वो मल्टीपल ऑफ 5 भी है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब सर इसके बाद में आप किसी, जैसे 7 को किसी के साथ भी ले लो, 7 को इनके साथ किसी के साथ भी ले लो, जैसे मतलब 7 नहीं सॉरी, E4 को किसी के साथ भी, तो E4 E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये हो ही नहीं सकती, तो दोनों तो एक साथ कभी होंगी नहीं। समझ में आया? सर 4 को आप 5 के साथ ले लो, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इन दोनों को ले लो, E2 E3 को भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही। E2 एंड E3, E2 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बात एकदम क्लियर है क्या? बोलना जरा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? तो आंसर इज सर यस, ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव किसको बोलते हैं? ऐसे दो इवेंट्स या दो से ज्यादा इवेंट्स जिनका यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस तैयार हो जाए। तो सर E1 और E2 का अगर मैं यूनियन लूं, मतलब इसके और इसके एलिमेंट्स एक साथ मिला दूं, तो पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सर E1 एंड E2 आर, E1 एंड E2 आर क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। EXH, EXC का मतलब है एक्सक्लूसिव, EXH का मतलब है, ठीक है। और भी बहुत सारी आप बना सकते हो, जैसे आप E5 के साथ इसका यूनियन ले लो, तब भी सर सैंपल स्पेस तैयार है। E5 के साथ इसका यूनियन ले लो, तब भी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं दिखाई। क्या सर? जिनका आप यूनियन लो और सैंपल स्पेस तैयार हो जाए, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्लियर है? अब सर एक चीज बची, दैट इज इक्वली लाइकली। इनमें से कौन सी इवेंट्स हैं जो इक्वली लाइकली की कैटेगरी में आएंगी? इक्वली लाइकली का मतलब होता है मित्रों, सॉरी बच्चों, इक्वली लाइकली का मतलब होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस बराबर हो। आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो सर जैसा कि हमें 10th या 11th में जितनी प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो सर ये आएगा 3/6, दैट इज हाफ। और यही प्रोबेबिलिटी E2 की आ रही है। समझ में आया? तो सर आप बोल सकते हो कि E1 E2 जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स है। E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली। क्लियर है ये बात? बहुत ही बेसिक सी, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे आपको परेशानी हो या फिर आपको ऐसा एज्यूम किया जाए कि तुम्हें ये पहले से आता है। नहीं जी, सारी बातें बताता हुआ चलूंगा, ठीक है? हाँ ना, ठीक है। इक्वली लाइकली मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो, दीज आर इक्वली लाइकली, इनके होने की संभावनाएं जो है वो बराबर है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल जो हमें सारी बातें अब तक जो बताई वो क्लियर कर चुका है, बट फिर भी हम आगे बढ़ेंगे तो इन शब्दों का जब जब यूज होगा तब तक मैं आपको और मतलब समझाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए आप समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो SMJ लिख के भेजिए प्लीज।
है ना? E3 और E4 भी इक्वली लाइकली है बेटा, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। भांग खाने वाले काम ना कर बेटा, समझ में आया? समझ में जो चीज आ रही है उसी फ्लो में चलिए। E4 इज 5, वो हो ही नहीं सकती। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वो डेफिनेशन जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बट आपने शायद उस डेफिनेशन को ध्यान से कभी पढ़ा नहीं, है ना? क्योंकि आप गलती, ये वाली डेफिनेशन हर जगह नहीं लगती है। वी ऑलवेज यूज टू अप्रोचेस टू सॉल्व ए क्वेश्चन। हम हमेशा दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं सवाल को सॉल्व करते वक्त। वन इज दिस डेफिनेशन, अदरवाइज सिंपल मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जो आपको पीएनसी में बात सिखाई गई है, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक आप आगे बढ़ते रहिए और नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहिए। हम उस मेथड से जाते हैं, समझ में आया? या तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, ये डेफिनेशन यूज करेंगे, या फिर सर हम वो मेथड यूज करेंगे। ये बात आपको क्लियर तब होगी जब मैं सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। इफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज टोटल m प्लस n। अब आपको सिर्फ ये पता है कि टोटल गिनो और ऊपर फेवरेबल गिन लो, फेवरेबल अपॉन टोटल। इसकी कंडीशन नहीं पता कि ये आप कब लगा सकते हो। अभी एग्जांपल करवाऊंगा तो और दिमाग के तार खुलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगता है, ये डेफिनेशन तभी लगती है जब वो सारे सैंपल पॉइंट्स या आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और इक्वली लाइकली हो। मतलब जब आपने बोला, ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब आपने बोला कि हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं, तो आपने सैंपल स्पेस लिखा 1 2 3 4 5 6। आगे आने वाले सभी सवालों में जो इससे रिलेटेड पूछता हूं, आप फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल लगा लगा के धमाके से जवाब देते हैं। आपको यहां पर एक गौर फरमाने वाली बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। क्या ये सारे सैंपल पॉइंट्स जिनको मैं आउटकम्स भी बोलता हूं, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो आंसर इज सर यस। जब 1 आ रहा होगा तब 2 कभी नहीं आ सकता, मतलब ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। समझ में आया? सारे सैंपल पॉइंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों कोई भी दो उठा लो, एक साथ नहीं आ सकते। एंड दीज ऑल आर इक्वली लाइकली। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की भी 1/6, 5 आने की भी 1/6, 6 आने की भी 1/6। सारे सैंपल पॉइंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली है। अब आप ये डेफिनेशन इस सैंपल स्पेस पे लगा सकते हैं। क्या मेरी बात समझे? है ना? अब अगर आपको ये चीज चेक करनी आ गई कि हम जो सैंपल स्पेस लिख रहे हैं और फिर जो हम उसको यूज कर रहे हैं, क्या अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी हम डेफिनेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है। ए प्राइमरी का यहां पर मतलब है वो भी समझा देता हूं, जो सबसे पहले दी गई परिभाषा थी। क्लासिकल भी है, बहुत पुरानी है। ए प्राइमरी मतलब सबसे पहले जो दी गई थी, वो यही डेफिनेशन है। समझ में आया? m प्लस n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स है, आउट ऑफ विच m फेवर्स इवेंट e। जिसमें से m जो है वो इवेंट e को फेवर कर रही है या इवेंट e में m आ रही है। Then the probability of occurrence of event E denoted by P of E is m upon m plus n, favorable upon total outcomes। ये बात क्लियर है? यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है बच्चों, वो ये दोनों शब्द हैं, और इन दोनों शब्दों का मतलब समझ में अगर आपका आ गया, प्रोबेबिलिटी आपको आसान लगने लगेगी, बिलीव मी। एक पूछ रहा हाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा 1, एक डाइस फेंकूंगा, उस पे 1 और 2 एक साथ आ सकते क्या? एक साथ, मतलब डाइस के दोनों फेस मर्ज हो जाएं और तुझे 1,2 लिखा हुआ दिखाई दे, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जब दो इवेंट्स एक साथ ना हो सके उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। समझ गया? यस और नो? आगे बढ़े, आ जाइए। कुछ बातों के मैं आपको एक बार थोड़ा सा ज्ञान की बात करता हूं, बट उससे पहले मैं एक बार इस पे आना चाहूंगा। आ जाइए। जैसे ये एक सवाल है, आपको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। है ना? मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात और बताता हूं। वापस देखना, एक्सपेरिमेंट है, डाइस रोल किया, डाइस इज रोल्ड, और डिटेल में समझाता हूं बेसिक बेसिक एग्जांपल से। डाइस इज रोल्ड, मैंने एक इवेंट डिफाइन की, इवेंट ई डिफाइन की, ध्यान सुनना। गेटिंग ए इवन प्राइम नंबर, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, गेटिंग एन
इवन प्राइम नंबर, सुनता जा रहा हूं आराम से, इवन प्राइम नंबर। ठीक है जी। अब सर इसका जो सैंपल स्पेस है ना, इस डाइस इज रोल्ड का सैंपल स्पेस बच्चे ऐसे लिखते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6। बेसिकली सैंपल स्पेस जो है वो वाली चीज होती है जो सारी चीजों को या सारी आउटकम्स को कवर कर ले। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक बच्चे ने तो ऐसा लिखा, एक ने ऐसे लिखा, ध्यान सुनना, ऐसे यहां से बात समझ में आएगी। आउटकम इज इवन प्राइम, कॉमा आउटकम इज नॉट एन इवन प्राइम, नॉट आउटकम इज एन इवन प्राइम, कॉमा आउटकम इज नॉट एन इवन प्राइम। ठीक है, ये दोनों सैंपल्स लिखे गए। पॉइंट नंबर 1, क्या ये दोनों सैंपल स्पेस सही है? तो आंसर इज यस। सैंपल स्पेस का मतलब है आप एक ऐसा सेट लिख दो जो सारी आउटकम्स को कवर करे। सर बिल्कुल, जब आपने ये लिखा कि आउटकम या तो एक इवन प्राइम नंबर होगा या फिर आउटकम एक इवन प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये सारे केसेस इसमें इंक्लूड हो गए। आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों सैंपल स्पेस करेक्ट हैं जी, बोथ आर करेक्ट। आप ऐसा लिख सकते हो, समझ में आया? यहां से आपको समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी में हर सवाल का जवाब हाफ क्यों नहीं होता। देखो मैंने जानबूझ के ये स्टेटमेंट ऐसी लिखी है जिसमें जवाब हाफ आएगा। कैसे? क्योंकि सर हमने डाइस फेंका, अब उस पर आउटकम या तो इवन प्राइम नंबर है या नहीं है, तो टोटल पॉसिबल केसेस 2 और फेवरेबल 1, तो 1/2। सैंपल स्पेस दोनों ठीक है। अब मैं इवेंट ई की बात करता हूं, तो इन्हीं दोनों सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग मैंने इवेंट ई को भी लिखना स्टार्ट किया। जब अगर सैंपल स्पेस ये है तो मैं इवेंट ई की आउटकम लिखूंगा 2, है ना? ठीक है, ये कौन है? व्हाट अबाउट 1, व्हाट अबाउट 4? 4 प्राइम नंबर होता है क्या बेटा? और 1 भी प्राइम नंबर होता है क्या? शाबाश बेटा, थोड़ा सा यस, कुछ चीजें पता होनी चाहिए वरना बहुत पीछे रह जाएगा बेटा। 4 इज नॉट एन प्राइम नंबर, ऑल्सो 1 इज नॉट एन प्राइम नंबर। और सर अगर इसके हिसाब से सैंपल इवेंट लिखोगे तो ये, इसके हिसाब से अगर आप इवेंट लिखोगे तो ये लो, इसमें से कौन सी चीज इसको फेवर कर रही है? सर ये वाली, आउटकम इज नॉट इज एन इवन प्राइम नंबर। ये ठीक है, चलिए अब जो बच्चा इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, वो बोलेगा कि सर देखो टोटल 6 आउटकम्स थी जिसमें से एक फेवर कर रही है, तो दिस इज 1/6। ठीक है, और जो इसके लिए लिखेगा वो ऐसे बोलेगा, क्योंकि उसने सैंपल स्पेस ही ऐसा बनाया है, उसने पूरे एक्सपेरिमेंट को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और अब वो बोलेगा सर प्रोबेबिलिटी इज हाफ। आप भली और भांति दोनों तरीके से जानते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। रीजन बताइए क्यों ये गलत है और वो सही क्यों है? दिस इज रॉन्ग, ये गलत है जी, एंड दिस इज करेक्ट। बताइए ये और ये में से क्या? अब आपको यहां पर ये बात समझ में आ जाएगी कि हर सवाल का जवाब हाफ क्यों नहीं होता। सैंपल स्पेस ऐसा लिखना ठीक है। अब सर जो ये आपने डेफिनेशन बताई ये सिर्फ यहीं पर वैलिड हो रही है। सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली होने चाहिए। तो सर आप यहां देख सकते हैं ये सारे आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली है। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, ME लिख रहा हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली है। सर यहां पर ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब इवन प्राइम नंबर आएगा तब इवन प्राइम नंबर नहीं आ सकता, इवन प्राइम नंबर जब नहीं आएगा तब इवन प्राइम नंबर आ सकता है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट ये इक्वली लाइकली नहीं है जी। और जब ये इक्वली लाइकली नहीं है तो आप इस पर ये वाली डेफिनेशन नहीं लगा सकते। दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। समझ में आया? इन दोनों का होना बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं रखता है जी, क्योंकि जब इवन प्राइम नंबर आएगा तो ऐसा एक ही केस है, लूडो आपके हाथ में है, 2 आया तो इवन प्राइम नंबर कहलाएगा। 1 3 4 5 और 6 आया तब सर वो तो नॉट एन इवन प्राइम नंबर। तो जब आप डाइस फेंकोगे तो आपके मन में ये कहीं ना कहीं बात है कि इवन प्राइम नंबर ना आने वाला केसेस ज्यादा है, आने वाला एक ही है।
तो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, और अगर ये इक्वली लाइकली नहीं है तो आप ये डेफिनेशन नहीं लगा सकते। कितने लोगों को बात समझ में आई? एकदम क्लियर, जिसको हो गया बता दो कि सर हम क्यों किसी भी सवाल का जवाब हमेशा हाफ क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आप सैंपल स्पेस के फॉर्मूला जो लगा रहे हो वो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? और डिटेल में क्लियर करते हैं। इज दिस क्लियर कि हम ये ऐसा सोचते हैं? आ जाइए। हाँ, इक्वली लाइकली नहीं है ना भाई, देख इक्वली लाइकली कहां है? आउटकम का प्राइम नंबर ना होना, इवन प्राइम नंबर ना होना, तो उस कैटेगरी में 1 3 5 4 6 ये 5 लोग उसको फेवर कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं है, और आउटकम का इवन प्राइम नंबर होना उसको सिर्फ एक अकेला 2 फेवर कर रहा है। तो जब आप डाइस फेंकोगे तो आप ये बात जानते हो कि ये वाली चीज ज्यादा बार आएगी, तो दिस इज मोर प्रोबेबल, दीज आर नॉट इक्वल प्रोबेबल, इक्वली लाइकली नहीं है। कैसा लगा? और देखो झटके वाली सिचुएशन, ए कॉइन इज टॉस्ड, पहले आप सैंपल स्पेस की बात करेंगे। ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड देन टॉस इट अगेन, अदरवाइज, अदरवाइज क्या दे रखा है? अदरवाइज थ्रो ए डाइस। पहले तो आप लैंग्वेज समझ के मुझे ये बताइए इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा जो बोलबाला है, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला है, वो लैंग्वेज का है। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, है ना? ठीक है, जल्दी से लिख के बताइए। वो बोल रहा है कि सर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कॉइन टॉस किया, अगर वो हेड शो करता है तो उस कॉइन को वापस टॉस करो। अदरवाइज का मतलब है, अदरवाइज का यहां पे क्या मतलब है? इफ इट शोज टेल, इफ इट शोज टेल। अदरवाइज का तो यही मतलब, दूसरा केस तो यही बचा, इफ इट शोज टेल, आया ना? अगर वो टेल शो करता है तो समझ में आएगा? नहीं समझ में? चलिए जी, सैंपल स्पेस लिखते हैं और दिमाग को थोड़ा खुला रखते हुए फिर सोचने की कोशिश करेंगे कि हम सैंपल स्पेस कैसे लिख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा प्लीज। सर आपके पास पहले कॉइन है, कॉइन टॉस कीजिए, हो सकता है उस पे हेड आए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर उस पे हेड आए तो उसने खुद बोला है टू स्टेप प्रोसेस बना दिया, ध्यान रखना। अगर उस पे हेड आए तो टॉस इट अगेन, तो दोबारा उछाला तो फिर हेड आ गया, पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया। हम यहां पर ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं, ध्यान रखना, सेम सेम रिपीट मत कर देना, ठीक है? तो एच 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 टी, ये तो वो वाले केसेस हुए जब सिक्का उछाला उस पे हेड आया। अब सर अगर सिक्का उछाला उस पे टेल आ गया तो काम यहां खत्म नहीं हुआ है जी, काम पूरा करना है, ध्यान रखिएगा प्लीज। आपको डाइस भी रोल करना है, अदरवाइज रोल ए डाइस। अब की बार डाइस रोल करना अगर टेल आए तो, ठीक है सर? अब हमने डाइस रोल किया तो उस पे हो सकता है टेल के बाद में 1 आए, मतलब डाइस पे 1 शो कर दे, टेल के बाद में सर फिर वहां पे 2 आए। पहली बार सिक्के पे टेल आया, फिर डाइस पे 2 आया, सिक्के पर टेल आया, डाइस पर 3 आया, सिक्के पर टेल आया, डाइस पर 4 आया, सिक्के पे टेल आया, डाइस पे 5, सिक्के पे टेल और डाइस पे 6। इज दिस क्लियर? इसके अलावा कोई और आउटकम आपको इस सैंपल स्पेस में आती हुई दिखाई दे रही है क्या? तो आंसर है सर नो। अब यहां पर जिस जिसकी वो बात हो रहा है उन इवेंट्स को मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, इवेंट्स को मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। गेटिंग 2 हेड्स, इनमें से कौन सा ऐसा आउटकम है जिसमें आपको 2 हेड्स मिल रहे हैं? अकेले ऐसा ही है सर, सिर्फ अकेला। तो इवन इज ए सिंगल, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल इवेंट जिसको एक ही आउटकम फेवर कर रहा है। एच एच 2 हेड आपको तभी मिलेंगे। है? क्या है ये लोग, क्या है ये? एच टी के बाद में डाइस क्यों नहीं रोल किया? देख एक बार ध्यान से, पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ अपने मन से लैंग्वेज मत बदल। एच टी के बाद में डाइस क्यों नहीं रोल किया? एक कॉइन को टॉस करो, अगर उस पे हेड आए तब सिक्का उछालो, अदरवाइज डाइस रोल करो। ये पहले से लेकर बात बताई गई आपको, ध्यान से पढ़िए प्लीज। इसीलिए बोला था लैंग्वेज में गड़बड़ है, समझ में आया? हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ना सर यहां पे टेल आ गया अब डाइस उछालो, उसने ये थोड़ी बोला है सिक्का उछालो हेड आ जाए उसके बाद में टेल आए फिर आप डाइस उछाला, नहीं जी। पहली बार
जो आएगा उसके रिस्पेक्ट में अगली आउटकम आपको या अगला प्रोसीजर डिसाइड होगा। पहली बार टेल आ रहा है, अब आप डाइस रोल कीजिए, ठीक है। तो इवेंट E2 ये हो गया, E1 ये हो गया। E2 क्या है जरा बोलना। उसने शॉर्ट में लिखा है गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑब्वियसली सर ऑड नंबर की अगर वो बात कर रहा है तो डाइस पे ही नंबर आएगा, सिक्के आता नहीं है। तो सर ऑड नंबर वाला केस 1, 2 और 3, T1, T3 और T5। चलिए जी, T1, T3, T5 क्लियर है, 3 एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। व्हाट अबाउट E3? E3 क्या बोल रहा है सर? गेटिंग टेल इन आउटकम, गेटिंग टेल इन आउटकम। टेल मिलना चाहिए आपको आउटकम में, तो ठीक है सर। तो टेल किस किस आउटकम में मिल रहा है सर? ये लो, इन सभी में हमें टेल मिल रहा है। कौन से वाले आउटकम में मिल रहा है ये तो उसने बोला ही नहीं, आउटकम में टेल आना चाहिए। तो लो सर, तो आप बोलोगे HT, फिर T1, फिर T2 और T6 तक, ये सारे का सारा, ठीक है। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। लैग है, शॉर्ट लैग आया था क्या? अब सही है जरा बोलना। अब वो बोल रहा है E3 में आपको एक टेल मिलना चाहिए, टेल मैंने लिख दिया, ध्यान सुनिएगा प्लीज। अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं। तो जैसे ही मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो बच्चे गिन लेते हैं सर, ये 1 है और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 1 2 3, दिस इज 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा 7/8, है ना। 7 इसको फेवर कर रहे हैं, टोटल 8 है, दैट इज 7/8, ठीक है। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, दीज ऑल आर रॉन्ग, ये सारे के सारे जवाब जो हैं ये गलत है। अब आप गलती पहचानो। हाँ, पहले बेसिक तो क्लियर हो सर हमारा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हाँ तभी तो दुनिया से लड़ पाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, आजा भाई। ये सारे के सारे जवाब जो हैं दीज आर रॉन्ग, ये सारे के सारे जवाब गलत हैं, क्योंकि आपने फिर से फॉर्मूला लगाने से पहले ये चेक ही नहीं किया कि क्या सारे आउटकम, सैंपल स्पेस आपने लिख दिया, क्या सारे आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ सर, सारे आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कोई भी दो घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। सिक्के पे टेल आना और डाइस पे 1 आना, ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकती जब सिक्के पे टेल आए और डाइस पे 2 आए। तो सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, परंतु इक्वली लाइकली नहीं है। दीज ऑल आर नॉट इक्वली लाइकली। कितने लोगों को ये बात दिखाई दी? सर ये सारी की सारी इक्वली लाइकली नहीं है। अब जो चीज आप जानते हो उसको थोड़ा चैलेंज हो रहा है तो आपको थोड़ी थोड़ी सी परेशानी होगी, बट आप एक बात समझ पाओगे कि हाँ सर, हम जो है वो कॉन्सेप्चुअली और स्ट्रांग हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये परिभाषा क्यों गलत है। एक लिख रहा है बेस थ्योरम, बहुत बढ़िया। ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना। मैं हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालने चल पड़ा। मैंने पूछा एक बात बता यार, एक सिक्का है उस पे हेड आए और टेल आए, ये दोनों काम तो इक्वली लाइकली है। हाँ सर। सिक्का उछाला, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 और टेल या फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो मैंने कहा ध्यान सुनना, अब इसको हम पीएनसी वाले मेथड से सोचते हैं। मैंने पूछा इस सैंपल पॉइंट की मुझे प्रोबेबिलिटी बता। बोले सर बहुत आसान है, पहला सिक्का उछाला, हेड आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, क्या यहां पर काम को रोक देना है? तो आंसर इज सर नो, आपको आगे बढ़ना है। हेड आने के बाद में आपको दूसरा भी सिक्का उछालना है, उस पर भी हेड आया तो उस पर भी प्रोबेबिलिटी 1/2। पीएनसी वाला मेथड, समझ में आया? और सर दोनों को मल्टीप्लाई करें, जोड़ें कि क्या करें? अब जिन लोगों ने पीएनसी की रिवीजन देखी होगी वो भली और भांति दोनों तरीके से जानते हैं। सर आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब तक प्रोसेस ना कंप्लीट हो तब तक आप मल्टीप्लीकेशन में फंसे रहेंगे। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। इस पूरे सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सिमिलरली सर इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। खुद सोचो, पहले सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हाफ इंटू हाफ इज, बात एकदम साफ, 1/4। चलिए दो तो मिल गई। अब यहां आ जा सर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सिक्के पर टेल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ मल्टीप्लाइड बाय डाइस पर 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। उड़ी दादा, यहां पर तो प्रोबेबिलिटी चल रही है 1/4 डी के डी, दिखाई दिया क्या? 1/4 यहां चल रही है सर 1/12, जे का गोची है। क्या ये इक्वली लाइकली है? तो आंसर इज सर नो, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली।
इसीलिए आप ये परिभाषा नहीं लगा सकते। मैंने कहा वाओ कुछ बच्चे बोलेंगे हाओ, पर मेरे ख्याल से बात समझ में आओ, यस और नो। सर इसकी भी प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी, 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 इसकी भी प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी। एसएमजे की झड़ी लगा दीजिए। मतलब इसमें से टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बाकी 6 की प्रोबेबिलिटी 1/12 है ना? ठीक है, क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है? तो आंसर इज सर नो, नॉट आर इक्वली लाइकली। तो अब हम आते हैं एक्चुअल आंसर पे कि आंसर होना क्या है। अब आते हैं हम एक्चुअल आंसर पे, जल्दी से बोलना प्लीज। एक्चुअल आंसर आप क्या बोलोगे? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन? इवन की प्रोबेबिलिटी आप क्या बोलने वाले हो? सर मतलब इवन में अकेला यही सैंपल पॉइंट है, इसी की प्रोबेबिलिटी लिख दो बस। तो एच आने की प्रोबेबिलिटी इज सर 1/4। दिस इज करेक्ट आंसर। समझ में? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहली बार में हेड हाफ, दूसरी बार में हेड हाफ, बात एकदम साफ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? तो बेसिकली इसमें जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए और जोड़ के बता दीजिए। T1 T3 T5 है ना? तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। बच्चा फिर परेशान, बोले सर कैसे? मैंने बता, बोले अब की बार आपने ऐड क्यों कर दिया? मैंने कहा खुद सुन। E2 जो इवेंट है वो बोल रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर। तो जब ये काम होगा, आपने पहले टेल उछाला, उसके बाद में डाइस पर नंबर 1 आया, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर, हमें ऑड मिल गया। ये ऑड मिलने का एक तरीका, ये ऑड मिलने का दूसरा तरीका, ये ऑड मिलने का तीसरा तरीका। प्रोसेस इतने में ही कंप्लीट हो चुकी है, आपको ऑड नंबर मिल चुका है। तो अलग अलग तरीके को तो हम ऐड करते हैं, एक ही तरीके में हम आगे बढ़ते रहते हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आंसर आएगा बेटा 1/4। हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 1/12 है, तो 3 टाइम्स 1/12। क्लियर है? हाँ, अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3? सारे सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो बस यार। तो देखो ये 6 है 1/12 वाले, और ये है एक 1/4 वाला। तो 1/4 प्लस 6 इंटू 1/12, ठीक है? 1/4 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा सर 3/4। क्लियर है ये वाली बात? तो एक्चुअल आंसर समझ में आया आपको? गलत क्यों है आपके, मतलब ये वाले आंसर गलत क्यों है और सही आंसर सही क्यों है? ये वाला खेल हमें खेलना होता है, और हम कैसे गए वो आपको समझ में आया होगा। बोले भाई, चलिए जी, इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। एकदम वापस झड़ी लगाइए। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो बस यही चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा हटके बनाती हैं। आ जाइए सर। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सैंपल पॉइंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। हाँ, ये वाली बात एकदम सही है। आपने 2 सैंपल स्पेस भी लिख लिए हैं। जैसे कि आपने बोला ये वाला, देखना जरा, इसमें सारी इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं थी। हर एक सैंपल पॉइंट जो है वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी का था। हर एक सैंपल पॉइंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी थी। मैंने कहा ठीक है, तो सबका सम बताना जरा कितना आ रहा है। सबका सम, सभी सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1/4। 1/4 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 इंटू 1/4, और 1/12 कितनी बार आया? 6 बार। सो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज 1। तो आप ये बोल सकते हो कि नेट प्रोबेबिलिटी 1 होती है जी। नेट प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसी को ही हम सैंपल पॉइंट्स में बांटते हैं, है ना? तो सम कितना आ रहा है? 1। ये वाला तो इक्वली लाइकली नहीं था। अब चाहे तू यहां आ जा, तूने ऊपर भी सवाल किए, यहां आ जा। इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी ये इक्वली लाइकली है, सारी इवेंट्स, ये सारे सैंपल पॉइंट्स। 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। इसमें भी सम आ रहा है। तो ये वाली जो बात है ये हमेशा वैलिड है कि सैंपल स्पेस की सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। बहुत बढ़िया। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 निकल के आती है, जैसे कि यहां पर था, ये वाली थी, ये वाली जो इवेंट आपने बताई सर, जैसे कि ये वाली इवेंट है, E4 की प्रोबेबिलिटी है जो 0 है, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता। द इवेंट E इज इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट E इज इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की 1 आए तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर शॉर्ट वो इवेंट होगी। जैसे कि सर आप इन दोनों का अगर नाम लिखना चाहो तो इसको आप इम्पॉसिबल बोल सकते हो, समझ में ही आ रहा है।
दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, और दिस इज श्योर शॉट इवेंट। क्योंकि इवेंट को पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा। डाइस फेंक रहे हो, वो बोल रहा है नंबर जो 7 से छोटा हो, सो डाइस फेंकेंगे सारे नंबर 7 से छोटे ही आएंगे। श्योर इवेंट समझ में आया? छोटी छोटी नाम है, सारे बताता हुआ चल रहा हूं। सर ये है लीस्ट, ये है मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, क्योंकि आप खुद सोचो डेफिनेशन क्या बोलती है, डिनोमिनेटर में सारे केसेस, इन्हीं में से उठाकर न्यूमरेटर में कुछ रखोगे तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये हमेशा फ्रैक्शन 1 से छोटा आएगा और पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात और बताई जाती है, क्लास 11th की टर्म है ये, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते हो, फेवरेबल अपॉन टोटल लिखते हो, है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल। ऑड्स इन फेवर में क्या हो जाता है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल हम लिखते हैं। ठीक है ना, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल लिखते हैं, और ऑड्स अगेंस्ट में अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल लिखते हैं। ये वाली चीज ध्यान रखिएगा। मतलब सर इसका जो यूज है वो क्या है, कहीं पर भी आपको इन तीनों में से कोई भी एक चीज दे दी जाए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 3/17, व्हाट इज ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ई, ऑड अगेंस्ट इवेंट ई, इवेंट ई के अगेंस्ट में कितने ऑड्स हैं। और अब की बार जब हम ये गिनते हैं ना, तो टोटल नहीं गिनते हैं, अब की बार कंपैरिजन होता है ऑड्स की। जब हम बात करते हैं तो होने और ना होने में, इसमें कंपैरिजन होता है, और प्रोबेबिलिटी के वक्त में किस में कंपैरिजन होता है, होना और टोटल में। समझ में? तो जब भी आपसे बोले, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑड्स अगेंस्ट, तो सर 3/17 आपने दिया है, इसका मतलब इसको अगर हम डिकोड करें तो पक्का सर टोटल आउटकम्स कितनी रही होंगी, टोटल आउटकम्स पक्का 17 रही होंगी, जिसमें से फेवरेबल कितनी है, सर फेवरेबल आपने न्यूमरेटर में लिख रखी है 3, तो अब मुझे बताओ अनफेवरेबल कितनी हुई, अनफेवरेबल। सर 17 में से 3 गए तो ऑब्वियसली दिस इज 14। व्हाट इज ऑड अगेंस्ट, जब अगेंस्ट की बात करें तो ध्यान रखना यहां पर दोनों में ही फेवरेबल अनफेवरेबल चलता है, अब की बार अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। ठीक है, और ऑड्स इन फेवर की बात अगर मैं करूं, ऑड्स इन फेवर की अगर मैं बात करता हूं तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। एक छोटा सा एग्जांपल और लिख लो, जैसा कि मैंने आपको बोला, इन तीनों टर्म्स में से 1, 2 और 3 में से कोई भी एक चीज अगर आपको पता हो तो बाकी 2 निकाली जा सकती है। इफ ऑड्स अगेंस्ट या ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई इज 6 या फिर 11/6, हाँ, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट 1 से बड़े छोटे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मेरी ख्याल से बात समझ में आती है। हाँ, जो लोग ये बोल रहे हैं सर ये 1 से बड़ा हो गया, तो मैंने ये कहां बोला ये प्रोबेबिलिटी है, ये तो रेशियो है, ये है बेटा। ठीक है, आ जाइए, ये बोलना जरा, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई ये है, तो मतलब सर ये वाली क्वांटिटी जो है ये फेवरेबल में काउंट हो रही है, और ये वाली जो क्वांटिटी है ये अनफेवरेबल में काउंट हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी, सर पहले तो आप टोटल बताओ, दैट इज 11 + 6, और ऊपर आप लिखिए फेवरेबल, दिस इज 11/17। एकदम क्लियर लिख के भेजना जरा, CLR, एकदम क्लियर लिख के भेजिएगा प्लीज, CLR। है ना, 11/17, फेवरेबल 11, अनफेवरेबल 6, 11 + 6 17, टोटल यहां आ गया, और ऊपर जो है फेवरेबल दैट इज 11। क्लियर है, CLR लिख के भेजेंगे, तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट भी समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्शन मेथड। ठीक है, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 में से आप उसके होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, ये ई बार का मतलब है दैट इज ई कॉम्प्लीमेंट, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। समझ में, ई बार भी लिखते हैं हम, ई डैश भी लिखते हैं,
और ई के ऊपर छोटा सा सी भी लगाते हैं, एक ही बात है, 1 माइनस पी ऑफ ई। बहुत बढ़िया, क्या ये बात क्लियर है? चलिए, सैंपल स्पेस अगर ऐसे लिख रहे हो तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सैंपल पॉइंट ये 1 होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कोई बात घबराने वाली है नहीं। और सैंपल पॉइंट जो है वो आपके कौन है, x1 x2 x3। इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम है p ऑफ मतलब xi की प्रोबेबिलिटी जो है वो p xi लिखा जा रहा है, इन सब का सम 1 आएगा। ठीक है, आ जाइए, सवालों की झड़ी लगाते हैं फटाफट, आ जाइएगा प्लीज। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि खेल क्या होगा, सवालों से बहुत सारी चीजें सीखी जाएगी, ध्यान सुनना। आ जाओ। ए लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी इज सेलेक्टेड एट ए रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वॉवल। वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी शब्द में से हमने एक लेटर उठाया, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो वॉवल होगा। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी चाहिए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या है सर प्रोबेबिलिटी? इट इज मैथमेटिकल चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट। मेरी बात को वापस गौर से ध्यान से सुनो, नॉट ए चांस ऑफ एनी इवेंट, मैथमेटिकल चांस ऑफ एनी इवेंट। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको साइड में रखते हैं, थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए मैं आपको उसका बात समझाता हूं। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। मतलब मैथमेटिकल चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि इस सवाल में प्रोबेबिलिटी के जितने लेटर्स थे आपने एक थैले में डाल के अपने पास रख लिए। अब आप क्या कर रहे हो, एक एक करके उन लेटर्स को बाहर निकाले जा रहे हो। तो इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं। ठीक है, समझ में आएगा नहीं समझ में? मैथमेटिकल मैं आपको समझा रहा हूं कि ये मैथमेटिकल सिनेरियो कैसे देखना है। वापस सुनो, प्रोबेबिलिटी के 11 लेटर्स आपने एक थैले में डाल दिए। अब मैथमेटिकल चांस का मतलब है कि हम एक एक करके उसके अंदर से लेटर निकाल रहे हैं, उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, लेटर निकाल रहे हैं। ठीक है, 11 बार में ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। हाँ सर, तो अब हुआ क्या वो बताइए, इन 11 में से कितनी बार वॉवल निकला? और ये सारे इक्वली लाइकली हैं, सारे इक्वली लाइकली हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ए जो है, जो आई है वो 2 है, और आई 2 बार आ रहा है, और आप बोल सकते हो बी 2 बार आ रहा है, तो बी के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आया? तो कुछ लोग इसको ऐसे सोचेंगे कि बी ज्यादा बार आएगा, बिकॉज बी जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पी तो एक ही बार आ रहा है। तो तुम बी को 2 यूनिट की तरह सोच रहे हो, मतलब 1 यूनिट की तरह सोच रहे हो, 2 अलग अलग यूनिट की तरह सोचो। मैंने एक थैले में 11 लेटर्स डाल दिए, अब मैं एक एक करके निकाल रहा हूं, 11 बार में ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसमें से कितनी बार वॉवल निकला, उसमें से कितनी बार वॉवल निकला वो पूछ रहा है ये, कि अगर मैं एक एक करके 11 बार निकालना स्टार्ट करूं उसमें से कितनी बार वॉवल निकलेगा। ये धीरे धीरे बातें दिमाग में बैठेगी। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? तो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं इसमें वॉवल्स की बात करता हूं तो वॉवल्स कौन कौन से हैं जी? सर एक तो ओ है, एक ए है, एक आई है, और एक आई है ना, यही वॉवल्स है, ओ ए आई आई। और कॉन्सोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज पी आर बी बी एल टी वाई, 3 3 6 और 7 7 और 4 11। ठीक है, वॉवल्स वाला जो है वो ये है। तो यहां पर हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या मैं वो बोल सकता हूं, दिस इज 4/11, दिस इज 4/11, 4/11 इसका आंसर आ जाएगा। देख ले आराम से, 4/11 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास लेटर किस टाइप के हैं, वो डिपेंड करती है कि कितने हैं उस पर। अब वापस समझिए प्लीज, तो 4/11, 11 बार जब लेटर निकालोगे तो 4 बार वॉवल निकलेगा, सिंपल सा रेशियो लिखा हुआ है। 11 बार जब आप लेटर निकालोगे तो 4 बार वॉवल निकलेगा। समझ में आएगा नहीं समझ में? अब एक बच्चा बोलता है कि क्या सर हम इसको ऐसा देख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही, इसको भी आप ऐसा भी देख सकते हो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सबको अलग अलग मान लो।
मान लेते हैं ओ ए छोटा आई I1 I2 PR B1 B2 LTY। तो टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं जी? 11। 11 में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है तो 11C1, पहले मैंने उनको डिफरेंट बना दिया। उसमें से फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल 4 है, उन 4 में से कोई भी एक उठा लो, दैट इज 4C1 अपॉन 11C1। अब की बार ये रेशियो कैसे लिखा है मैंने? अब की बार एक एक उठाने का तरीका इज 11C1 और फेवरेबल कितने हैं? 4। 4 में से कोई एक उठाया। यस और नो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो गलत जवाब आते हैं वो ये आते हैं सर 3/11। कैसे 3/11? कैसे सर? ये आई दो तो सेम ही है तो इनको एक ही बार गिन लो। मैंने कहा आप जो है वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझिए। क्या बोला मैंने? मैथमेटिकल चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट। 11 लेटर्स रखे हुए हैं, एक एक करके निकालना स्टार्ट करो। जो 11 बार में ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसमें से वॉवल कितनी बार निकला? 4 बार। कितनी बार निकला? 4 बार। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ लोग 3/9 भी बोल देंगे सर, जो जो 2-2 बार हैं ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तूने सवाल की डेफिनेशन खुद ही बदल दी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सवाल की डेफिनेशन जो है आपने खुद ही बदल दी, है ना? ठीक है, ये बात तो ऐसी होगी। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, यहां समझिए प्लीज। एक बैग है जिसमें एक ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 99 रेड बॉल है। समझना जरा, यहां पे शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 99 रेड बॉल आपस में एक जैसी हैं। ठीक है, एक बैग है जिसमें एक ब्लैक बॉल है, वो बिलियर्ड्स वाली पूल वाली, और 99 रेड बॉल है और सारी एक जैसी हैं। मतलब अगर मैं उनको थैले से बाहर निकाल के आपके सामने रख दूं तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन सी क्यों डिफरेंट है। समझ में आएगी नहीं समझ में? समझ में आएगी नहीं समझ में? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एक बॉल निकाली, सवाल अपने आप समझने की कोशिश कर। मैंने एक बॉल निकाली, मैंने एक बॉल निकाली, खुद सोच के बता उसके चांसेस ज्यादा किसके हैं? उसके चांसेस ज्यादा किस बॉल के होने के हैं? थैले के अंदर रखी पड़ी, हम तो इस तरफ देखकर बॉल निकालेंगे। क्या चांसेस है? मतलब रेड बॉल आने के ज्यादा चांसेस हैं सर। रेड 99 बैठी है उसके अंदर, एक ब्लैक बॉल है, वो कहीं दबी कुची रह गई तो वो कैसे निकलेगी? मैं कहा बिल्कुल सही। तो ये बात आपको एकदम क्लियरली बिना किसी दिमाग में डाउट के, क्लाउड के बिना ये बात समझ में आती है कि 99 ज्यादा बॉल्स हैं तो लाल लाल बॉल जो है वो निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। यस और नो? आप सभी लोग एग्री कर रहे हो? अब मैंने ये बोला कि ये सारी की सारी एक जैसी हैं। एक और इसमें अमाउंट थोड़ा वेरी कर देता हूं ताकि तुम्हें समझने में एक बात आए। आपको पूरा समझाना पड़ेगा, समझ में आया? मान लेते हैं 10 ब्लैक बॉल है और 90 रेड बॉल है, और ये 10 आपस में आइडेंटिकल है। समझ में आया? कैसी है बेटा? आइडेंटिकल। और ये 90 रेड बॉल भी आपस में कैसी है? आइडेंटिकल। अभी भी वही सिचुएशन है, 90 मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, 10 मतलब बहुत छोटा। जब मैं थैले में से बॉल निकालूंगा तो उसके लाल लाल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या चांसेस ज्यादा है। इट इज वेरी ऑब्वियस, किसी से भी पूछोगे तो समझ में आता है कि हां सर लाल वाली निकलेगी, वो ज्यादा है। अब जो बच्चे यहां पर, उनको अभी डाउट का एकदम क्लियरेंस मिल जाएगा, जिन्होंने दो सेम आई को मिलाकर एक बना दिया और दो सेम बी को मिलाकर एक बना दिया। अब उन्होंने बोला कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे पास 9 है, जिसमें से फेवर 3 कर रहे हैं, 3/9 और 1/3 आप इसका आंसर कर दीजिए सर। अब जिन लोगों ने यहां पर किया तो फिर तो मैं ये भी कर सकता हूं। ये 90 रेड बॉल थी, 90 एक जैसी रेड बॉल और 10 एक जैसी ब्लैक बॉल। तो ऐसा जब आपने ये रिडक्शन किया तो मैं ये भी कर देता हूं कि भैया सारी जितने भी एक जैसी है उनको एक बना दो और जितनी एक जैसी है उनको एक और बना दो। लो, एक रेड एक ब्लैक, अब हमारे पास ये बैग है। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी सोचो, ये दोनों सिनेरियो सेम है। तुमने सारी एक जैसी चीजों को एक बना दिया। जैसे आप कुछ लोग बोल रहे हो कि आई आई एक जैसे हैं, उनको एक बना दो सर, और जो बी बी एक जैसे हैं उनको एक बना दो। तो फिर ऐसा यहां पर भी करो। अब तो सर लाल दो ही बॉल है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी तो बराबर होगी, हाफ हाफ, और वहां पर था 90:10। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
है ना? क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? आप अपने हिसाब से डाटा के साथ छेड़खानी थोड़ी करोगे भाई, ऐसे तो मैं किसी का भी। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, आप ये बात भी लिखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है भाई इक्वली लाइकली? प्रोबेबिलिटी रखी हुई है, ध्यान सुनना। तू अपने दिमाग में फालतू का ही दिमाग लिए बैठा है, तब तुझे दिक्कत आ रही है। सामने थैले पड़े हैं, मैंने पी निकाला, तो पी का चांस क्या है निकलने का? 1/11। क्यों सर? 11 है, उसमें से एक पी है। मैंने कहा अच्छा। फिर इस ओ ए का निकलने का चांस क्या है? इसका भी 1/11। आई का निकलने का चांस क्या है? अकेले आई का पूछ रहा हूं सर, ये वाला जो आई है ये भी 1/11, दूसरे आई का भी चांस वो भी 1/11, दूसरा जो है वो भी 1/11। इन सबके इक्वल प्रोबेबिलिटी तो है। तुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा ज्यादा है? हाँ, वो अलग बात है कि 2 बार बी निकल आएगा, वो अलग बात है कि बी 2 बार निकल आएगा तो क्या है, बट अकेले बी के निकलने के चांस तो 1/11 ही है। कौन सी चीज ऐसी है जो उसको फेवर कर रही है? आप डिटेल में सोचिए, आप ज्यादा सोच रहे हैं। समझ में आएगी नहीं समझ में? ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। आप ऐसे डाटा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट की काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में? किस प्रकार के लोग रखे हुए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब जो तुम्हारे मन में डाउट है लो यहां और क्लियर कर देते हैं, काम खत्म, आ जा। ध्यान रखना, अब जो है वो या तो दिमाग के तार खुल जाएंगे या सड़ जाएंगे, दोनों में से एक बात होगी, ध्यान रखिएगा प्लीज। एक बोल रही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बेटा क्यों नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यार? गजब कर रहे हो। जो लोग सैंपल स्पेस चिल्ला रहे हैं, ले बेटा ले, ऐसे लिख ले, ले सैंपल स्पेस। एक आउटकम पी है, एक आर है, एक ओ है, एक बी है, और फिर वापस से एक ए है, फिर बी है, फिर आई है। समझ में आया? इनको अलग अलग मान ले, ये ले B1 B2, फिर आई है प्रोबेबिलिटी एल, फिर I1, फिर यहां पे I2 प्रोबेबी LI PROBABI LITY। ये ले बेटा, क्या दिक्कत है? कौन चीज तुम्हें परेशान कर रही है? ठीक है, हाँ, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है। एक्सॉस्टिव की तो बात ही नहीं हो रही, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। चलिए, अब अगला सवाल, इसमें और मजे आएंगे, बिकॉज अब जो है अमाउंट बढ़ा दिया। समझ में आएगा नहीं समझ में? अमाउंट बढ़ा दिया। तो पिछले ही सवाल में बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आपने एक लेटर की बात कर रहे थे, यहां जरा ध्यान सुनना, अब क्या हो रहा है ध्यान सुनो। इनफाइनाइट हमारे पास एक शब्द है, 4 लेटर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। इनफाइनाइट, ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनफाइनाइट शब्द में कितने आई होते हैं जी? सर आई हमारे पास 3 होते हैं, आई। फिर एक होता है हमारे पास एफ, एक होता है एन, एक होता है टी, और एक होता है यही, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, एन 2 बार आ रहा है ना? तो एन 2 बार आ रहा है। आई एन 5 हो गया, एफ हो गया, टी हो गया, और ये ई हो गया। 5 और 3 8, 3 3 6 और 2 8, यही है ना? चलिए, नाउ अब आ जाइए इधर। 4 लेटर्स आर टू बी सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी दैट 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। आपको इनमें से 4 उठाने हैं, 3 एक जैसे हों और एक अलग हों। ठीक है, वापिस जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती है, प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि अंदर लेटर किस प्रकार के हैं, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग बाय मैथमेटिक्स। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? तो जब यहां पर आपको लग रहा है तीनों आई एक जैसे हैं, नहीं जी, जब आप इनमें से लेटर निकालोगे तो ये आई और ये आई अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं।
अगर ये निकलेगा तो ये भी निकलेगा अलग तरीके से। ऐसा थोड़ी है कि बैग में से ये तो निकल जाएगा, ये पड़ा रह जाएगा। बोले मैं तो आई हूं, सेम हूं, नहीं जी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 अलाइक 1 डिफरेंट। बहुत बढ़िया। प्रिंस जी बोल रहे हैं टाई मेथड। क्या करेगा बेटा, इनकी अरेंजमेंट थोड़ी हो रही है। 3 एक जैसे चाहिए, एक अलग चाहिए। ध्यान सुनिएगा प्लीज। मैं इसको मेथड 1 से समझाता हूं, और ये थोड़ा हैवी सवाल है। मेथड 1, मैंने इन सबको अलग अलग मान लिया। ध्यान सुनना, अलग अलग मान लिया। I1, I2, I3, N1, N2 और F, T और E। सर ये तो अलग अलग हैं। 3 एक जैसे होने चाहिए और एक डिफरेंट होना चाहिए। जो चीज हमें चाहिए उसका एग्जाम्पल जरूर लिख लेना चाहिए आपको, कि आपको क्या चाहिए। 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। ध्यान सुनिएगा प्लीज, 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। इसका एग्जाम्पल बोलना जरा, 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट का एग्जाम्पल। सर वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि जब आप उन शब्दों को निकाल के लाओ तो आपके पास 3 अलाइक में तो आई, एक एन। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान रखना, दीज आर एग्जाम्पल। फिर ऐसा हो जाए आई टी, 3 एक जैसे, एक टी हो गया। आई यहां पर ई, एफ भी ले सकते हो, ऐसे करके। समझ में आएगी नहीं? दीज आर द एग्जाम्पल्स। 3 एक जैसे, बाकी अलग। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अब मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आपने 4 लेटर्स सेलेक्ट किए, आप ध्यान से देखोगे ना, 4 लेटर्स आर टू बी सिलेक्टेड। तो सर वो 4 लेटर्स तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चारों अलग अलग, मतलब ये 8 अलग अलग है, इनमें से कोई से भी 4 सेलेक्ट कर लो। तो यहां आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 8C4, 8C4, इनमें से कोई से भी 4 सेलेक्ट कर लो। अब मैं फेवरेबल की बात करता हूं कि फेवरेबल कौन से हैं। सर फेवरेबल में ये तीनों आई तो सेलेक्ट होने ही चाहिए, तभी तो जाकर 3 आई बनेंगे। ठीक है सर, तीनों आई सेलेक्ट होने चाहिए, तो आप चाहो तो लिख दो 3C3 या फिर लिख दो 1, एक ही बात है, 3C3 1 ही होता है। अब सर इधर जो ये 5 बचे, इधर जो ये 1 2 3 4 5 बचे, इन पांचों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। दिस इज 5C1 अपॉन 8C4, 5C1 अपॉन 8C4, किन्हीं भी 4 का कंबिनेशन, 3 आई और 1, इन पांचों में से कोई एक। जहां पर N1 N2 को मैंने अलग अलग माना है, बिकॉज मैं इन सबको अलग अलग मान के ही जवाब लिख रहा हूं। जरा देखना, ये लिखा हुआ है 5, 8C4 की वैल्यू होती है जी 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल। 8 7 6 5, आगे वाला 4 फैक्टोरियल उड़ा दिया, 4 3 2 1, 4 2 8, और ये हो जाएगा 2, 10 और 7। सर ये 70 लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, है ना? तो दिस इज कितना आ रहा है, 1/14 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना? 7 इंटू 2 इंटू 5, तो बेसिकली दिस इज 1/14। क्या बात क्लियर है? हाँ सर। बट ये तो हुआ इन सबको डिफरेंट मानते हुए, समझ में? हाँ आप ऐसा मान सकते हैं, है ना? ठीक है। अब आ जाइए आप इधर वाली चीज पे, मेथड 2 पे, जिसमें आप पीएनसी लगाओगे प्लीज। वैसे आपने यहां पर भी पीएनसी लगाई है, बट इसका डिटेल्ड में, कि सर जब आपके पास ये ऐसे टाइप की वैरायटी हो तो ऑल पॉसिबल, मतलब कैसे कैसे आप 4 लेटर सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान सुनना, अब मैंने ये सब बातें आपको पीएनसी में बताई है, अब यहां पर यूज करके दिखा रहा हूं 4 लेटर्स की वैरायटी कैसी कैसी हो सकती है, जरा बताना फटाफट। सर 4 लेटर्स में हो सकता है सारे के सारे डिफरेंट हो, ऑल डिफरेंट लेटर्स हो। जोरदार सवाल है, दिस इज चैलेंजर, और दो मेथड से बता रहा हूं। क्या है बेटा, Y8C4 क्या है? ये 8 लेटर है, इनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, उसने 4 लेटर सेलेक्ट करने के लिए बोला है। क्या बात परेशान कर रही है? है ना? ठीक है, ऑल डिफरेंट। फिर और क्या हो सकता है सर? 3 अलाइक 1 डिफरेंट, जिसकी वो बात कर रहा है, 3 एक जैसे और एक अलग। चलिए, फिर और कैसे कैसे 4 लेटर्स हो सकते हैं सर? 2 अलाइक 2 अदर अलाइक। हाँ, अब ये केसेस बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स भी लिखूंगा, बुराओ मत। और बताओ, और क्या क्या हो सकता है सर? ऑल डिफरेंट हो गए, 3 अलाइक 1 डिफरेंट, 3 एक जैसे, मतलब इनमें से जब आप इनमें से 4 लेटर्स उठाओगे तो आपके हाथ में वो 4 लेटर्स कैसे कैसे दिख सकते हैं? सारे अलग। 2 एक जैसे, 2 अलाइक 2 डिफरेंट, ये वाला रह गया।
अब एग्जाम्पल बताता हूं, शायद एग्जाम्पल से और अच्छे से बात क्लियर हो। एग्जाम्पल देखना जरा, ऑल डिफरेंट का मतलब है वो सारे लेटर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक उसमें आई आ गया, एक एन आ गया, एक टी आ गया, एक ई आ गया। ये इसका एक एग्जाम्पल लिखा है, चारों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तीन अलाई एक डिफरेंट, सर जैसे मान लो तीन आई आ गए और एक ई आ गया, तो हमें चारों लेटर्स ऐसे मिले इस टाइप के। दो अलाइक दो अदर अलाइक, सर हमें आई आई और एन एन मिल गए, है ना। और सर टू अलाइक टू डिफरेंट, तो सर हमें एन एन मिला और टी ई मिला। देखो दो एक जैसे हैं, दो अलग हैं। ये चारों एग्जाम्पल हो गए क्या। वन अलाइक थ्री अदर अलाइक कुछ नहीं होता है बेटा, और वन अलाइक थ्री डिफरेंट भी कुछ नहीं होता है। एक अकेला एक जैसा और बाकी तीन अलग, तो ले बेटा, और बाकी तीन अलग। ध्यान से देखना, ये ऑल डिफरेंट वाला केस ही तो नहीं है। यही चार केस हैं जी। जो लोग ये सोचते जरूर हैं कि वन अलाइक कुछ नहीं होता है, दो एक जैसे होने चाहिए ना, अकेला एक जैसा किसका होता है ना। बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें कितने पॉसिबल केसेस हैं। हमें सारे डिफरेंट चाहिए हो तो आप वापस गिनना स्टार्ट कीजिए। टोटल डिफरेंट ऑप्शंस कितने हैं आपके पास। एक हमारे पास सर आई है, एक एन है, एक टी है, एक एफ है और एक ई है। टोटल डिफरेंट ऑप्शन तो इतने ही है। इसमें से हमें चार चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच, तो इन पांच में से कोई भी चार उठा लाओ तो आप बोलोगे सर दिस इज ओनली 5 वेज। सारे डिफरेंट लेटर लेने के पांच ही तरीके हैं, और वो पांच तरीके आपको बोल के भी बता सकता हूं। आई के साथ एन एफ टी, आई एन एफ टी लिख ले। आई के साथ एन एफ ई दो, एन के साथ एफ टी ई, एन के साथ आई के साथ एन एफ टी हो गया, आई के साथ एन एफ ई हो गया, फिर आई के साथ एन टी ई हो गया, तीन हो गए, फिर एन एफ टी ई, एन एफ टी ई, तो ये चार हो गए, एक और बच गया आई एफ टी ई, पांच। ये बोल के बता दिए, ये लिख ले, यही वो पांच तरीके हैं। थ्री अलाइक वन डिफरेंट, तीन एक जैसे हमारे पास कितने हैं। तीन एक जैसे का ऑप्शन एक ही है, थ्री अलाइक में एक ही ऑप्शन है, कौन सा, वो आई को ही उठाना पड़ेगा आपको। उसके बाद में जो बचे उसमें डिफरेंट ऑप्शन कितने हैं, एन एफ टी और ई, चार हैं, उनमें से सर कोई भी एक उठा लाओ, दैट इज 4C1, तो ये चार आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और थ्री अलाइक वन डिफरेंट के चार केसेस ही बनते हैं, आई के साथ एन, आई के साथ टी, आई के साथ ई, आई के साथ एफ, ये चार केसेस ये रहे। टू अलाइक टू अदर अलाइक, सर ये ऐसा एक ही केस है, आई आई एन एन का, क्योंकि आई आई एफ एफ हो नहीं सकता, एफ एक ही बार है, आई आई टी टी भी नहीं हो सकता, टी भी एक ही बार है, तो यही एक केस आएगा। टू अलाइक टू डिफरेंट, दो एक जैसे, दो एक जैसे में सर एन एन हो सकता है, फिर टी ई, सुनते जाना ध्यान से, है ना। और सर इसमें आई आई एफ एन भी हो सकता है, मैंने कहा ठीक है। तो टू अलाइक के हमारे पास कितने ऑप्शन है, आई भी आ सकता है, एन भी, उन दोनों में से कोई एक ले लो, मतलब आई या एन में से टू अलाइक वाले में चला जाएगा कोई। पीछे मान लो आपने आई यूज कर लिया, तो पीछे कितने बचेंगे, एन एफ टी ई, एन एफ टी और ई, इन चार में से दो लेने आपको, दैट इज 4C2। तो ये लिखा हुआ है बेटा, 2 इंटू 4C2 होता है 6, और ये टोटल 12 तरीके आ जाएंगे। 12 आप गिन सकते हो, जैसे एन के साथ टी ई, एन के साथ एफ ई, एन के साथ एफ टी, दो बार एन एफ टी, दो बार एन टी ई, दो बार एन, सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, आई एफ, दो बार एन आई टी, दो बार एन आई ई, ये तो एन के साथ 6 गिन के दिखा दिए। सिमिलरली आई को दो बार करोगे तब भी 6 आएगा, टोटल 12। तो मुझे ये बताओ, अब की बार जब मैं आपको डिटेल में पीएनसी वाले मेथड से बता रहा हूं तो थोड़ा पसीना तो आ रहा है, हाँ सर, चलिए जी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज टोटल पॉसिबल वेज। टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए, टोटल पॉसिबल वेज हो गए सर 12, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 वेज। इन 22 तरीके जो हमारे पास टोटल आ गए, जिसमें से हमारे फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल है सर ये रहे, 3 अलाइक 1 डिफरेंट। तो क्या हम हमारा आंसर, क्या मैं अपना आंसर ये भी बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट इज 4/22 बोले तो 2/11, क्या मैं ये बोल सकता हूं। तो आंसर इज सर रॉन्ग। ये 22 तरीके जरूर हैं, सैंपल स्पेस में ये 22 लोग आएंगे, बट आप देखो इक्वली लाइकली नहीं है। कैसे, ऑल डिफरेंट के 5 तरीके हैं,
और 3 अलाइक 1 डिफरेंट के 4 ही तरीके, काहे का इक्वली लाइकली, काहे के इक्वली लाइकली, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है ये बात। तो ये वाला आंसर गलत है, रीजन बीइंग क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है। तो फिर सर, तो आपको ये वाली पूरी एक्सप्लेनेशन इसलिए दी गई है ताकि ये गलत वाली चीज आप ना लिख दो। 2/11 इज द रॉन्ग आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो फिर भी कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो इसको अभी भी पीएनसी से करना चाहता हूं। मैंने कहा देख फिर इधर, आई एफ मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी से करना चाहता हूं, FNTE 3 3 6 यही है ना, N 2 बार है। हाँ, आ जा, दिमाग लगेगा, ध्यान रखना। रॉन्ग का एक्सप्लेनेशन लिख लेना वरना फंस जाओगे बाद में, ध्यान रखना। वाई दिस इज रॉन्ग, 2/11 गलत क्यों है? क्योंकि सर ये सारे केसेस इक्वली लाइकली नहीं है जी, हाँ है ना, ये सारे जो हैं इक्वली लाइकली नहीं है। एक बोल रहा है सर लास्ट वाले में 5C1 होना चाहिए, यहां कहां पर 5C1 होना चाहिए बेटा? कहां पर 5C1 होना चाहिए? फोर्थ वाले में कहां 5C1 बोल रहे हो बेटा? टू डिफरेंट आपको उठाने हैं। तो बेटा एक बात बता, पहले तो टू अलाइक उठा, जैसे तूने टू अलाइक उठा लिए, मान ले तूने आई आई यूज कर लिया, अब डिफरेंट वाले में आई थोड़ी यूज कर सकता है ना, आई नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि आई ऑलरेडी आ चुका है। तूने यहां भी एक आई ले लिया और उसके साथ एन ले लिया, तो ये तो 3 अलाइक 1 डिफरेंट हो गया ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, तो जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 5C1 होगा या फिर यहाँ 5C1 होगा, सब बेकार की बातें हैं। दो अलाइक के दो ही ऑप्शन है, आई आई और एन एन। और टू डिफरेंट वाले जो है उनको हटाने, जो आप एक यूज कर लोगे, या तो आई यूज कर लोगे या एन, उसको हटा दो, उसके बाद में 4 बचेंगे। 3 अलाइक 1 डिफरेंट में जो लोग यहां बोल रहे हैं कि यहां 5C1 होगा, वही तो बात है। आई 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 तूने यूज कर लिया, इसके बाद में डिफरेंट ऑप्शन कितने बचे? 5 बचे कि 4 बचे? एक एन, एक एफ, एक टी और एक ई। डिफरेंट ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, डिफरेंट ऑप्शंस कितने बचे? और ये वाली जो चीज है ना 4C1 और ये सब डिफरेंट के लिए लगता है, वो उसको 5 देख के मत लगा देना, ठीक है भाई। चलिए, अब इसको आप डायरेक्टली अगर यूज करना चाहते हो, ठीक है, डायरेक्टली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ध्यान सुनना। हाँ चलिए जी, टोटल ये कितने हैं जरा देखना एक और तरीके से। वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये आपका गलत जवाब, 2/11 इज द रॉन्ग आंसर। तो टोटल ये हमारे पास 8 है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। आपको चाहिए 3 अलाइक 1 डिफरेंट, ध्यान सुनना, 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो 3 अलाइक जो है वो आई आई और आई ही आएंगे, बिकॉज यही 3 अवेलेबल हैं और कोई 3 के अमाउंट में अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा शुरू हो जाओ। पहली बार में आई निकले तो सर टोटल है 8, जिसमें से आई है 3, तो आप बोलोगे सर दिस इज 3/8। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये आई निकलने की प्रोबेबिलिटी, समझ में आया? आई निकलने की प्रोबेबिलिटी टोटल है 8 और आई है 3, बहुत बढ़िया। फिर सर अगली बार में एक और आई निकले, और आप सिचुएशन देख पा रहे हैं पा देख कि आपने एक आई निकाल लिया है। तो जो दोबारा मैं इस थैले के पास गया तो अब इसमें 7 ही लोग बचे, समझ में आया? कितने बचे? 7। और जिसमें आई को फेवर करने वाले कितने हैं? 2। तीसरी बार में आई निकले, अब सर जब आपने 2 इसमें से हटा लिए, अब यहां पर बचे टोटल कितने? 6, जिसमें से आई है 1। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आई क्या है? 1, ठीक है। 3 आई निकल गए, चौथा क्या निकले ये बताओ? चौथा क्या निकले हमारी वाली केस को सेटिस्फाई करता हुआ? चौथा क्या निकले ये बताइए, दिमाग में मजे आ जाएंगे, ध्यान रखना प्लीज। जो मेथड वन चिल्ला रहे हैं प्लीज गायब हो जाइए, आपको बता दिया मेथड 1।
सबसे पहले इसीलिए बताया ताकि, क्योंकि कुछ लोगों का ना यहां तक आते आते कि वो क्या, इंजन छोटा है दिमाग का, तो यहां तक आते आते गर्म हो जाता है नहीं समझ में आ रहा सर, जे का कर दो, इतनी मुश्किल प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए पहले ही निपटा दिया। तो इसलिए अब यहां पर जो लोग यहां तक परसिस्टेंट है, मतलब जो यहां तक बच पाए, दैट मीन्स थोड़ा उनका इंजन हैवी है, समझ पा रहे हैं। पांचवा, ये चौथा क्या निकले, एनीथिंग। एनीथिंग, बहुत बढ़िया बोला आपने। यहां पे मैं लिख रहा हूं कुछ भी। सर कुछ भी में पीछे बचे कितने, 5, और कुछ भी को फेवर कौन कर रहे हैं सर, 5। कैसा लगा, एक बार बोल बताइएगा जरा ध्यान से। फील द प्रोबेबिलिटी, फील बहुत मुश्किल से आती है, ध्यान रखना। कुछ भी निकालो सर, 1 2 3 निकाल ली, अब चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो डिफरेंट में ही काउंट होगा, चाहे एफ आ जाए, चाहे एन आ जाए, चाहे टी आ जाए, चाहे ई आ जाए। मैंने कहा एक बार बताना जरा, पीछे 5 बचे और कुछ भी के फेवर में, आपको यहां पर आई चल रहे थे तब आपको ये फेवरेबल गिन रहे थे, 5/5 सर, ये आ गया टोटल 1/56, है ना, 1/56। 7 7 जा 49 56। सर ये जवाब तो उससे मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा अब इसमें एक गड़बड़ है। आपने क्या बोला, प्रोसेस को इमेजिन करना, एक बार प्रोसेस को इमेजिन करना। पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, चौथा कुछ भी। एक बच्चा चिल्लाया पीछे से, बोले सर एक काम करो, पहला कुछ भी, फिर आई, फिर आई, फिर आई, ये वाला केस आपने क्यों नहीं गिना। मैंने कहा बिल्कुल बात वैलिड है, क्योंकि अभी भी 3 अलाई एक डिफरेंट निकल के आएगा। फिर एक बच्चा बोला सर आई, फिर बीच में कुछ भी, फिर यहां आई, फिर यहां आई, सर ये वाला आपने क्यों नहीं गिना। मैं कहा बात तो तेरी सही है। बोले फिर सर ये आई, ये आई, यहां अगर कुछ भी निकल आता थर्ड प्लेस पर तो क्या दिक्कत थी। आपको सारे केसेस काउंट करने होते हैं, आधे अधूरे केसेस तो गलत जवाब कभी भी आ जाता है। बोले सर ये बात भी आपकी वैलिड है। मैंने कहा बता फिर क्या है। सर ऐसे टोटल 4 केसेस होंगे, ऐसे टोटल, ओपी की झड़ी रुकनी नहीं चाहिए, टोटल 4 केसेस। कुछ भी थर्ड प्लेस पे भी निकल सकता है, कुछ भी सेकंड प्लेस पे भी निकल सकता है, कुछ भी फर्स्ट प्लेस पे भी निकल सकता है। देयर आर टोटल 4 केसेस इट इज। उड़ी दादा, मजा आ गया। कैसो लगो, लगा कैसा, मतलब ये बताओ। 4 सच पॉसिबल केसेस। ठीक है भाई साहब, पूरी डिटेलिंग में बताया है, आपके दिमाग तक सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश की है। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, आ जाइए। कुछ पुराने सवाल जो कि बहुत ही फर्जी से हैं। हाँ। अब ये 10वीं वाला सवाल है भाई, इसको मत गलत कर देना यार। एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर का कोई भी हम दिन उठाते हैं रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 संडेज एंड 53 मंडेज। ये आप जानते हैं सभी लोग, फटाफट देख लेते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भैया, पूरा एकदम वापस इस सवाल को भी खोल के समझा दूं, चलो। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं पहले ये बताओ। सर 365 तो होते ही है सब में, दिस इज 366 डेज आई बिलीव, है ना। 366 को अगर आप, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 52 इंटू 7, 364 प्लस 2 डेज। क्या 366 को हम ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं। हाँ सर, 52 इंटू 7, 7 क्यों, मतलब सर ये यहां पर ऐसे लिखने का मतलब ये है कि इसमें 52 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे, 52 वीक्स फॉर श्योर।
100% इसमें 52 वीक्स होंगे। आप 366 डेज बोल रहे हो तो 52 हफ्ते प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो सारा खेल ये 2 दिन बता रहे होंगे। रीजन बीइंग क्योंकि अगर इसमें 52 वीक्स आ गए तो 52 इसमें संडे भी हैं, 52 मंडे भी हैं, वेडनेसडे भी हैं, थर्सडे सैटरडे, सब लोग 52 अमाउंट में बैठे हैं। तो मतलब सारा खेल कौन गवर्न करने वाला है सर? ये 2 डेज। मैंने कहा अच्छा, ये साल के 2 दिन है, और कभी 2 दिन ऐसे तो होते नहीं, एक मंडे और दूसरा फ्राइडे। सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ सर। अब ये जो है 2 डेज जो है, सर आपने शॉर्डिंजर को फेल कर दिया। अरे भाई, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम लेके ना डराओ भाई। जैसा मुझे समझ में आया वैसे तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, बस, और कुछ नहीं। और ना ही मैं कभी भौकाल मचाता। समझ में आया कि अपने ऐसे हैं, अपने ऐसे हैं, सब ओपी हैं, जोरदार, जहां से मजा आए वहां से बढ़िए। ठीक है, तो ये सब साइंटिस्ट के नाम मत लो यार। कि सर शॉर्डिंजर भी आज शर्मा रहा होगा या जो भी लिख रहे हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग पढ़ाना जानते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर ये 2 दिन जो है ना ये कमाल करेंगे। मैंने कहा अच्छा कैसे? बोले सर ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है ये ट्यूसडे वेडनेसडे हो। ये बात समझ में आती है? लगातार ही होंगे, कभी भी 2 दिन ये थोड़ी हो सकते साल के, एक फ्राइडे और दूसरा सीधा मंडे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है। अच्छा, आजकल नहीं कर रही है, क्यों सर? क्योंकि आजकल कुड़ी पढ़ाई कर रही है। और सैटरडे संडे और संडे मंडे रह गया भैया। लो संडे मंडे यहां रख ले, संडे मंडे। बचपन में वो भी क्या दिन थे, संडे की स्पेलिंग याद करके जाना वाज द रियल डिफिकल्ट टास्क। सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो भाई साहब ये टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 पॉसिबिलिटीज। आराम से सोच के बताइएगा। जब आप ये ना सोच पाओ, कभी भी आपके पास ऐसा हो सकता है, कभी भी आप ये ना सोच पाओ, पाव सुनते हो ना, पाव भाजी वो वाला, तो कभी भी आप अगर ये ना सोच पाओ कि ये इक्वली लाइकली क्यों है, तो आप उल्टा सोच लिया करो। ये बताओ, ये इक्वली, क्या आपके पास कोई चांस है किसी एक को फेवर करने का कि भाई साहब ये ज्यादा बार आएगा पक्का? तो ऐसा नहीं है। तो ये सारे के सारे 7 पॉसिबिलिटीज है, और ये सारी की सारी कैसी है? इक्वली लाइकली है। कैसी है ये? इक्वली लाइकली है। कैसी है? दोबारा बोलना। इक्वली लाइकली है। अब इक्वली लाइकली है तो भाई साहब हम शुरू हो गए। हम शुरू हो गए, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट जरा बताना। इवेंट 1, 53 संडे एंड 53 मंडे। भाई साहब लीप ईयर में 52 संडे और 52 मंडे तो पहले ही थे। ये 2 दिन कैसे हो, कौन कौन से हो कि 53 संडे एंड 53 मंडे हो? एंड के लिए तो सर फिर आपको यही उठाना पड़ेगा, ताकि ये 2 दिन यही हो, ताकि जाकर सर 52 संडे पहले थे और एक 53 संडे, 52 मंडे पहले थे, एक यहां से मिल जाएगा तो 53 मंडे। तो इसका जवाब आएगा 1/7। कितने लोगों को बात समझ में आई? ओनली 1 इज फेवरिंग एंड टोटल पॉसिबिलिटीज आर 7। कौन सा फेवर कर रहा है? आपको 53 ही संडे चाहिए 53, और 53 ही मंडे चाहिए, तो भैया पहले वाले में सिर्फ ये फेवर कर रहा है। तो इसके जो फेवरेबल है वो मैं लिख देता हूं, संडे कॉमा मंडे ही इसका फेवरेबल है। बीच में उसने और लगा दिया, मतलब या तो 53 संडे हो सकते हैं या 53 मंडे हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आती है। या का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, हमसे अच्छा कौन सीखेगा सर? एक ये और एक ये। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे। मैं वो वाले केस काउंट कर रहा हूं जिसमें या तो 53 संडे हो जाएं या 53 मंडे हो जाएं। तो इन दोनों में तो दोनों ही हो जाएंगे, इसमें 53 मंडे हो जाएंगे और इसमें 53 संडे हो जाएंगे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और कोई है क्या? नो सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट इज, कितने लोग फेवर कर रहे हैं बेटा? ये 3 आउटकम्स फेवर कर रही हैं, टोटल है 7। एक बार CLR लिख के भेजोगे अगर बात समझ में आई है तो। मुझे खुश करने के लिए CLR लिख के मत भेजिएगा बेटा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है। ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? मतलब 2 दिन संडे मंडे भी हो और वही 2 दिन मंडे ट्यूसडे भी हो। मतलब एक नाम पकड़ लिया, अब एक दिमाग में मतलब लगा हुआ है घुसने, बोले समझ में आ कैसे गया मुझे सवाल? हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ कम दिस इज ट्रू। वो बोल रहा है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे, दोनों एक साथ? मैं, ये पूरी एक इवेंट है, ध्यान रखना। ये मत बोल देना मंडे दोनों में कॉमन आ गया।
दो संडे या दो दो डेज, या तो संडे मंडे होंगे या मंडे ट्यूसडे होंगे, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? बता। सोच ले आराम से, टेक योर टाइम। यस भाई साहब, माय गॉड। एक भैया एक ने तो कसम ही खा रही हो, सेकंड रिपीट। अब की बार बेटा तेरा एकदम खत्म काम। इसमें सेकंड कुछ लेके ही नहीं आया, अब क्या रिपीट करवाएगा? उसको घर से समझा के भेजा गया, बोले दूसरी बार पूछा कर, तो अब बेचारे को बोल के भेज दिया घर से। नाउ ही इज ए रिस्पॉन्सिबल बॉय। सेकंड रिपीट, घर में तो ये बोला पिताजी ने, बोला बेटा दूसरी बार पूछा कर। अब उसको पहली बार में ही समझ में आ गया, बट पिताजी के ऑर्डर मतलब ऑर्डर, वो अब पूछ रहा थी सर सेकंड रिपीट। सेकंड रिपीट कर दूंगा बेटा, इसमें है ही नहीं। वेरी गुड, मैं भी इंस्ट्रक्शन लेके आया पिताजी, टेंशन ना ले बेटा। आ जाओ, क्या है? थ्री डिफरेंट नंबर्स आर सेलेक्टेड at random from the set this, then the probability that the product of the two numbers is equal to the third is p upon q, then p and q are relatively prime, then p plus q। बताओ। ओ भाई आ जाओ, ओ भाई देखा बोल दो सर इसने। हमेशा जब भी कुछ बवाल चीज हो तो पहले एग्जांपल्स बना लिया करो। उसने बोला है कि इसमें से हमें कोई भी तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं। क्या करना है? तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं। बोले ठीक है, सारे नंबर डिफरेंट है क्या? तो टोटल वेज तो लिख दूं भाई, टोटल वेज। सर 10 में से कोई भी तीन उठा लाओ। उठा लाऊंगा मैं तुझे तेरे घर से, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। हाँ, उसके पिताजी का फिर तूने गाना सुना नहीं। क्या है उसके पिताजी का गाना? ये गाना तुम तो बोल के उठा लाए। फिर पिताजी क्या है? राजा जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। हाँ। बोले बेटा भाग क्यों रहा है, इधर आ। 10C3 है ना, आई बिलीव। अब ये बताओ, इनमें से कौन से तीन के कॉम्बिनेशन, समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। तो जो रिक्वायर्ड है उसके एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं। जैसे मान लो ये वाले तीन नंबर्स, ये तीन का जत्था एकदम सही है क्या? 2 × 3 6 के बराबर होता है। वाह सर। 2 × 3 जो है वो 6 के बराबर होता है। तो वो यही बोल रहा है कि वो जो तीन आप उठा के लाए हो ना, उनमें से दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर होना चाहिए। अब कौन से दो का, ऐसा नहीं है, इसमें आप चाहो तो ऐसे लिख लो 6 3 2, एक ही बात है बेटा। सिलेक्शन की बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट 6 के बराबर है। फिर एक बच्चे ने और दिमाग लगाया, बोले सर ये तो आसान है, 2 4 8। मैंने कहा हाँ, आपको ये देख रहे हो डिजिट आपको 10 तक दे रखी है, तो 2 5 10 बस। फिर एक ने, अब एक्स्ट्रा दिमाग तो हमेशा होता ही है और सब लोग लगाते ही हैं, क्या बड़ी बात है इसमें। एक ने बोला सर ये देखो 2 2 4। एक ने बोला सर ये देखो 1 2 2। हाउ डू डू 3 3 9। का टेंशन है, एवरीथिंग इज फाइन। भाई साहब इनमें क्या गड़बड़ है? आप उन 10 में से तीन लोग उठा के लाए हो, उन 10 में से कोई दो सेम कैसे कर दिए अपनी मर्जी से कुछ भी? 10 में से तीन सेलेक्ट किए गए रैंडमली एक साथ। जब आपने 10 में से तीन उठाए तो दो बराबर आ सकते हैं क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डिफरेंट शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है कि नहीं? थ्री डिफरेंट नंबर्स बोला है, चलो ये भी ठीक है, परंतु हाँ ये गलत है, ये ज्यादा मत सोच लेना। मेरे ख्याल से यही तीन पॉसिबल केसेस हैं, और तो कुछ आ ही नहीं सकता है। सोच के देख, सोच पे खरोच नहीं। मैं आंसर लिख दूं? हाँ, ऑल थ्री डिफरेंट, ये वाली बात यहां देख ले बेटा, यहां लिखा हुआ डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। आंसर लिखूं? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बता दे। 2 4 8 लिख तो दिया बेटा, और कैसे लिखूं? इसके अलावा और कुछ नहीं है। 3 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन वो ये रहा, 3 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन, 3 × 4 12 बन जाएगा, और 12 इसमें है नहीं। तो जब ये छोटे वाला कॉम्बिनेशन ही फेल कर गया तो इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। 2 के साथ कॉम्बिनेशन सोचो, 2 के साथ 1 का, तो 2 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2, तो दो सेम हो गए, हटा दो। 2 का 3 के साथ 6, 2 का 4 के साथ 8, 2 का 5 के साथ 10, 2 का 6 के साथ 12,
वो है ही नहीं। 2 का 7 के साथ 14, वो भी नहीं है सर। बस यहीं रुक गए। अब 3 का 1 के साथ 3 आएगा, बट 3 1 3 दो सेम हो जाएंगे, हटा दो। 3 का 3 के साथ 9, बट 3 3 सर गड़बड़ हो गया। 3 का 2 के साथ 6, बट सर 3 2 6 तो आप ले चुके हो। 3 का 4 के साथ 12, काम खत्म, हटा दो। 12 तो है ही नहीं उसमें। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज ओनली 3 पॉसिबल केसेस एंड टोटल इज 10C3। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको P अपॉन Q फॉर्मेट में लिखिएगा और यहां पे जवाब दीजिएगा। एकदम क्लियर लिख के भेजेंगे। CLR आ जाइए। हाँ ब्रेक देंगे बेटा, काहे टेंशन ले रहा है। ऐसे का प्रोबेबिलिटी में मास्टर को ही शहीद करवाएगा क्या यार। अपनी भी तो जान लगती है। यस, भांति भांति का भैया। तुम्हें वैरायटी में तो चाहिए, वरना बोरिंग सर, मजा नहीं आ रहा। सर यहां पढ़ाने आए कि मुजरा करने आए जो मजा नहीं आ रहा। अभी ये तो कल परसों एक मैंने जोक सुना, मेरे को अच्छा लगा वो। बच्चा गया मैथ्स के टीचर के पास, जोक सुनिए प्लीज। बच्चा गया मैथ्स के टीचर के पास, सर आपने स्टेप मार्किंग नहीं दी, आपने स्टेप मार्किंग नहीं की। मैथ्स का टीचर बोला, बेटा तू सवाल करके आया कि मुजरा करके आया है। सर ये टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको फनी लग रहा होगा, एक बार आप हमारी साइड पे आके देखिए, हाउ वी फील अबाउट दिस जोक। मैं कहा बस रोना नहीं बेटा, जोक सुनाया तो रोने लग जाएगा। और क्या मासूम। अरे रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है जिनके रिलेटिव भी प्राइम हो। तुम्हारे रिलेटिव प्राइम है क्या? नहीं सर, हमारे रिलेटिव के पास अमेजोन प्राइम नहीं है, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो प्राइम नहीं है। मैं कहा बहुत बढ़िया। अबे महाराज, अबे गधेड़ो, कितना सीखोगे वे तुम। हर सवाल के, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एकदम बुद्धि को जीरो कर देते हो। अलग सर ने बोला था T बराबर 0 सेट करना है आपको अपनी हार्ड वर्क के लिए। वापिस से आज से मेहनत करूंगा। तुम कोई भी चैप्टर शुरू होते हो, बोले T बराबर 0, सर ये एकदम सपाट, अब पूरा वापिस से बताइए। बोले रिलेटिवली प्राइम 4/6 लिखा हुआ है, काटा पीटी करने के बाद में इसको 2/3 लिख दो, ये रिलेटिवली प्राइम है। अब आगे कैंसिलेशन नहीं हो सकता, दिस इज इन लोवेस्ट फॉर्म। इन दोनों का HCF 1 आए। बोले सर आप रहने दो, आपने और कंफ्यूज कर दिया। P और Q का HCF 1 आना चाहिए, HCF 1 काटा पीटी करके ये लोवेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। ये भगवान उठा ले रे बाबा। किसी को मत उठा, अभी तो इन लोगों को IITian बनना है और मुझे इनको IITian बनते हुए देखना है। तो इट इज जस्ट काइंड ऑफ जो तुम्हारी सिफारिश कर दी है, समझ गए क्या है वे। ए मैपिंग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब फंक्शन A से A डिफाइन किया गया है। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भूल गए कि याद है? अब एक पूछ रहा है HCF क्या होता है। होता है बेटा, होता है, घबरा मत। इंजेक्टिव वो 3/32 है। क्या पूछा? अच्छा n पूछा है भाई साहब, मैं क्या प्रोबेबिलिटी दे दी फिर पूछ क्या रहा है। आ जाओ। इंजेक्टिव मैपिंग का मतलब पता है क्या आप लोगों को? ओ भाई, इंजेक्टिव मैपिंग देख रहे हो, इवोल्यूशन ऑफ ए मास्टर। ए से ए में आपने मैपिंग डिफाइन किया है और वो इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। कैसी होती है बेटा? 1 1। शाबाश। चलो इंजेक्शन विजेक्शन तो पता है तुम लोगों को। और सो दोनों तरफ अमाउंट जो है वो बराबर है। पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज टोटल मैपिंग। टोटल मैपिंग या फिर टोटल फंक्शंस कितने हो जाएंगे इन दिस केस? सर टोटल मैपिंग आप बोलोगे, इसको रिलेट करने के, मैप करने के n ऑप्शन है, इसको रिलेट करने के भी n ऑप्शन, इसको भी n ऑप्शन, इसको भी n ऑप्शन। ठीक है, तो n जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स। तो अब की बार टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स आर n की पावर n। जिसको ये चीज थोड़ी कम समझ में आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, और एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर अपनी इंजेक्टिव वाली कॉपी देखना, अलमारी में रख दी होगी, उसमें धूल वूल झड़का के खोल के, पहला ही चैप्टर था, प्लीज करिएगा। अब ये बताओ 1 1 फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 1 1 फंक्शंस। 1 1 फंक्शन का मतलब है सर एक को एक से रिलेट करना, एक को एक से रिलेट करना।
तो भाई साहब जब एक एक से रिलेट होगा तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये n बच्चों के सामने n चीजें रखी हुई है और सबको एक एक बांटनी है, तो इनके इनके सामने अरेंज करते जाओ। जैसे एक अरेंजमेंट ये है, फिर आप इनको अरेंज कर दो, यहां पे 2 लिख दो, यहां n लिख दो, यहां n-1 लिख दो, यहां 5 लिख दो, ऐसे करते करते यहां 1 लिख दो, तो अब ये इससे मैप हो जाएंगे। तो बेसिकली सर इंजेक्टिव मैपिंग में आप ये बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस आर n फैक्टोरियल, इन n लोगों के सामने इनको अरेंज कर दो, बस। फिर प्रोबेबिलिटी, हाँ सर, क्या हम ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं? जी, बिकॉज हर एक मैपिंग इंडिविजुअल है और इक्वली लाइकली है। बिल्कुल सही। कोई भी एक मैपिंग आपको लग रहा है कि ज्यादा बार आएगी? सर सारी मैपिंग बराबर बार आएगी, क्या दिक्कत है? n की पावर n और न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, और ये आ रहा है 3/32 के बराबर। पूरी दादा, इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? n की पावर n और ऊपर 3/32, ओ भैया। अब जरा देखना, यहां से कुछ जुगाड़बाजी से कुछ बन सकती है क्या बात? सर नीचे तो 2 की कुछ पावर लग रही है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहां फंस गए। 4 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 की पावर 4। जो लोग लिख रहे हैं हाउ n फैक्टोरियल, प्रिंस बेटा हर चीज के लिए आगे हाउ लगा के तो फिर वाओ हो जाता है। मैं पूछ लूं हाउ प्रिंस, गड़बड़ हो जाएगा ना। n फैक्टोरियल होता है। मैंने आपको फिर बोला कि आप हर एक मैपिंग के लिए क्या करो, इनको यहीं पे स्टेबल रखो, इन n लोगों को इनके सामने अरेंज करते जाओ और एक बार इस पे मैप कर दो। इस पे आप क्या कर दो, मैप। एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग एक मैपिंग आएगी, बिकॉज 1 है और दोनों तरफ अमाउंट बराबर है। मेरे ख्याल से 3 फैक्टोरियल तो सेट नहीं बैठ रहा भाई साहब, इसमें काटा पीटी हो नहीं सकती, एक तरफ फैक्टोरियल है। तो बाय ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से n की वैल्यू 4 आ रही है, चेक करना जरा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 की पावर 4 कर सकते हैं। इसमें वो एक्सप्लेनेशन दूं मैं, इसको इधर ले जाऊं, फिर मल्टीप्लीकेशन इसको इधर ले जाऊं। सर 4 3 2 1 और नीचे लिखा हुआ है 4, या फिर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 8 हो जाएगी जी नीचे, है ना? तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 8। ऊपर 3 बचाना है तो हमें एक 8 उड़ा दो, तो 8 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, ये और ये उड़ा दो, और ऊपर एक 3 बचेगा, 3/32। बिल्कुल सही। n की वैल्यू 4 आ गई। वाह यार, इसने तो आंसर में भी कमाल किया है। इसके अलावा और कोई इंटीजर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में और फिर सवालों की और आगे बौछार करेंगे, प्रस्थान करेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते जाएंगे और चीजों को सीखते जाएंगे। ओ भाई, बहुत सारी पीपीटी देख रहे हो? पीपीटी क्या लाया हूं? मैराथन क्लास की लाया हूं। ठीक है, हाँ। अभी हम आधे घंटे का ब्रेक लेने वाले हैं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसलिए आपको ये वाला जो लेक्चर है ये एंड हो जाएगा, फिर हम दूसरी क्लास में मिलेंगे। ठीक है, एक बोल रहा है स्टोरी, भाई दूसरी क्लास मेरी ही है, मेरी क्लास में जलूल जलूल आना, आधे घंटे बाद 6:30 पे मिलेंगे। ओके, बाय बाय। आई होप आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। ये कौन है बे, जलाने के लिए बोल रहा है क्या? सर मजा नहीं आया। डॉक्टर को दिखा बेटा फिर कुछ गड़बड़ है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।